एपिसोड 261 दादाजी इन बेदी मेंशन। सुबह का वक्त। बेदी मेंशन। राजवेंद्र बेदी काफी आराम से अपने फर्स्ट फ्लोर के एक बड़े से गार्डन सीटिंग एरिया में बैठे चाय के चुस्की ली रहे थे। उसके चेहरे की रौनक और खुशी को देख मालविका जी उनके पास बैठे मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है बेदी साहब, आप बड़े खुश लग रहे हैं। बेदी जी ये सुन मालविका जी की तरफ मुस्कुराते हुए देख कहते हैं, अरे मालविका, खुशी की खबर ही आज छपी है पेपर जाड़ा, तुम भी नजर डाल लो। इतना बोल मिस्टर बेदी न्यू पेपर उनकी तरफ बढ़ते हैं। मालविका जी भी बड़े क्यूरियस हुए उस पेपर को पढ़ने लगती है। कुछ लाइन पढ़ने के बाद मालविका जी के चेहरे के आते जाते भाव को देख मिस्टर बेदी हंसते हुए कहते हैं, चौंकाने का वक्त नहीं मालविका, बल्कि खुशियां मानने का वक्त है। लगातार 3 प्रोजेक्ट हमारे पास आया है जिसकी वजह से उस चौहान इंडस्ट्री की पूरे मार्केट में उनका नाम मिट्टी में मिल गया है। इतना बड़ा नुकसान शायद ही उन्हें कभी हुआ होगा। अब उन्हें पता चलेगा एक औरत के हाथ में इतनी बड़ी बागडोर देने का नतीजा। एक कमजोर और जज्बाती औरत के हाथ में। इतना बोल खुशी में अपने आंखों में जुनून की आग लिए अपने मुठिया झटके में अपने आगे लिए उससे कशते हुए कहते हैं, इन खबरों की आदत डाल लो मालविका, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। चौहान परिवार की बर्बादी का उस 2% की औरत ने मुझे धमकी दी थी ना, अब देखना उससे क्या उसके पूरे खानदान को अपने कदमों में नहीं लाया तो मेरा नाम राजवेंद्र बेदी नहीं। अभी तो मैंने खेलने का शुरू किया है अपने खिलौने से, आगे आगे देखो कितना मजा आने वाला है। मालविका जी एक तरफ अपनी पति की खुश देख खुश थी तो दूसरी तरफ अपनी बेटी की चिंता में कुछ परेशान। वो मिस्टर बेदी को देख कुछ चिंता के स्वर में कहती है, वो तो सब ठीक है बेदी साहब, लेकिन अपनी नीतियां का क्या। मेरा मतलब है कल सिद्धार्थ चौहान मेंशन गया था और जब से ये बात नीतियां को पता चली है वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। आपके पास आई थी लेकिन आप दावा लिए सो चुके थे, इसलिए कुछ कह नहीं पाई, पर बहुत ज्यादा परेशान थी। उन चौहान ने सीट की झलक देख ली है, अब शायद वो शांत न बैठे, कहीं हमारी बाजी ही हम पर उल्टी न पड़ जाए। आप समझ रहे हैं न। मालविका जी अपनी बात समझा पाती कि मिस्टर बेदी सीरियस अंदाज में उन्हें देख अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक देते हैं। फिर चेयर से उठते हुए बालकनी की तरफ कदम लिए कहते हैं, मालविका जी बेटी हमारी भी है और इस बात की फिक्र ना करे कि उसकी खुशियों को कोई छीन पाएगा, क्योंकि मैंने पूरे पुख्ते इंतजाम कर रखे हैं। वो चौहान इस जन्म में कभी ये नहीं जान पाएंगे कि सिद्धार्थ आखिर है कौन और क्या है उसकी असल पहचान। मिस्टर बेदी अपनी बात कहते हुए एक डेविल स्माइल लिए सामने देख रहे थे। उन्होंने जो सोच रखा था उसकी शायद अभी तक किसको भनक जो नहीं थी। मालविका जी उनका यूं कॉन्फिडेंस देख शांत स्वर में कहती है, और सिद्धार्थ उसका क्या। मालविका जी की बात सुन मिस्टर बेदी उनकी तरफ पलटे हुए अपनी एक आईब्रो उठा कहता है, सिद्धार्थ का क्या। फिर कुछ के सवालों जवाब लिए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहते हैं, अरे भाई दामाद है वो अपना, मैं जल्द से जल्द नीतियां और उसकी शादी करवा कर वापस उन्हें भेज दूंगा। तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन और उन चौहान में आगे अपना ये मोहरा इस्तेमाल कर लूं, उसके बाद तो जीत ही जीत है हमारी। इतना बोल वो हंसने लगते हैं। उनकी बातों में इतनी शांति देख मालविका जी भी कुछ बेफिक्र देख मुस्कुरा देती है। दोनों यूं बातें करते हुए कुछ वक्त बिताते हैं तो एक नौकर उनके पास आए कहता है, साहब गेट पे दिग्विजय चौहान नाम का एक बूढ़ा आदमी आया है। ये सुन राजवेंद्र बेदी के हंसते चेहरे आचार्य के कुछ भाव आ गए। वो उस नौकर से अपने आचार्य को लिए पूछता है, क्या वो चौहान यहाँ आया है, अकेला आया है या कोई भी है साथ में। नौकर, नहीं साहब, वो अकेला आया है, कोई गुड्स कोई नहीं भी नहीं उनके साथ। ये सुन मिस्टर बेदी को कुछ हैरानी हुई, लेकिन अगले ही पल उनकी हैरानी एक सैतनी भाव में बदल गई। वो कुछ सोचते हुए एक डेविल स्माइल लिए कहते हैं, ठीक है उन्हें बाहर ही खड़े रखो, कह दो साहब अभी फ्री नहीं है, वो चाहे तो मेरा इंतजार कर सकते हैं, पर दरवाजे के बाहर से ही। ध्यान रहे उस दिग्विजय चौहान के कदम हमारे घर के दहलीज पे ना पड़े, अब जाओ। वो नौकर मिस्टर बेदी की ऐसी बात सुन एक पल उन्हें देखता है तो मिस्टर बेदी उससे जाने का इशारा करते हैं। बेचारा वो नौकर कर भी क्या सकता था, वो चुपचाप अपने मालिक का संदेश लिए वहां से चला जाता है। उनके जानने के बाद राजवेंद्र बेदी अपने हाथों को मसलते हुए एक तीखे अंदाज में कहता है, अब मजा आएगा खेल में मालविका, आज उस चौहान परिवार का गुरूर मेरे घर के दहलीज पे टूटेगा और बहुत जल्द मेरे कदमों पे भी। इतना बोल मिस्टर बेदी अपनी जगह से उठते हुए उस तरफ जाते हैं जहां से बेदी मेंशन के गेट पे नजर जाती है। गेट के बाहर दिग्विजय जी अपनी छड़ी के सहारे खड़े हुए बस अंदर से जवाब आने की राह देख रहे थे। दिग्विजय जी अपने चौखट पे देख मिस्टर बेदी को बेहद मजा आ रहा था। वही नौकर की बात सुन दिग्विजय जी बस जैसे मनमासूस कर रह गए।
दिग्विजय जी के साथ आया मुन्ना ये बात सुन थोड़े गुस्से में कहता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई बड़े साहब आपको यूं बाहर खड़ा रखने की। गलती हमारी ही है, यूं खाली हाथ नहीं आना चाहिए था। अगर अपने साथ हमारे गार्ड्स आते तो इनके ढीले ढाले सिक्योरिटी को यूं 2 पल में ढेर कर देती। और किसकी हिम्मत नहीं होती आपको यूं जलील करने की। आने दे, आज बड़ी मैडम को इनकी शिकायत करूंगा, तब वो ही निपटेगी ऐसे दोगले लोगों से। मुन्ना अपनी बातों में लगे। दिग्विजय जी हालत देख चिंता करते हुए कहता है, बड़े साहब आप चले वापस, ऐसे लोगों दर पे क्यों ही आना, जब एक छोटी इज्जत न से सके। आप चले वापस चले। इतना बोल मुन्ना दिग्विजय जी वापस कार की तरफ चलने को कहता है तो दिग्विजय जी जैसे आज अपनी जिद पे अड़े हुए सामने दरवाजे की ओर देखते हुए अपनी कारक आवाज में कहते हैं, मुन्ना ये फिजूल की बातें मत करो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यही इंतजार करेंगे। वैसे भी कुछ मंगाने के लिए भगवान के पास द्वार पे भी अपने बारी का इंतजार करना पड़ता है। आज वैसे ही हम भी यहाँ कुछ मंगने ही आए हैं। ये सुन मुन्ना आचार्य से कहता है, लेकिन बड़े साहब इतनी बेइज्जती के बाद भी आप उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं। जो लोग एक बुजुर्ग के साथ शैतानों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, भला इतनी इंसानियत नहीं कि अंदर भुला सके। ऐसे जगह मांगने आने से अच्छा है कि हम मर जाए, लेकिन अपनी बेइज्जती ना बर्दाश्त कर सके। दिग्विजय जी अपनी आंखों की रुद्र में खोए नरमी से कहते हैं, आज कोई भी बेइज्जती हमारे पोते से बड़ी है। ये दिग्विजय चौहान अपनी जान भी दे देगा लेकिन अपने पोते को अपने घर लेकर ही जाएगा। ये सुन तो मुन्ना जैसे अपना सिर पीटने को होता है। वो अपने माथे पर हाथ रख काफी हताश हुए झुझुलाह में कहता है, बड़े साहब ऐसे करना कहीं की समझदारी नहीं है। अगर बड़ी मैडम के पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा आप जानते हैं ना। आपकी इज्जत के लिए उन्होंने कितने सरों झुका ढले हैं, और आज आप अपनी इज्जत को यूं ही झुका रहे हैं, वो भी यूं। आप बड़ी मैडम के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय जी मुन्ना की बातों जैसे अनसुना कर बैठे थे। उन्हें आज सिर्फ अपने पोते की चाहत थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। वो अपने छड़ी को मजबूती से थामे कहते हैं, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, पर जब हम अपने पोते को साथ लिए लौटेंगी तो देखना कितनी अधूरी खुशियां लौट आएगी। अन्या वो कितनी जायद खुश होगी, और वो अमृत छोटा सा शैतान रुद्रांश उसकी जिंदगी सवार जाएगी। उससे उसके पिता का साया मिल जाएगा, माँ का लाड मिल जाएगा, जिसके लिए वो नन्ही सी जान कितना तड़पता है। आज हम वो सारी खुशियां लेकर ही जाएंगे, और खबरदार तुमने किसको हमारे यहाँ होने की खबर दी तो। दिग्विजय जी बातें उन मुन्ना बस उन्हें ताकते रह जाता है। वो खुद को इतना मजबूर महसूस कर रहा था कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब सूरज चढ़ते के आया था और दिग्विजय जी यूं ही बेदी मेंशन के बाहर खड़े थे। मुन्ना उन्हें लिए छत्ता लिए खड़ा था। 1 घंटा बीत गया। अब दिग्विजय जी की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन उनके मन की निश्चित अब नहीं टूटी थी। मुन्ना काफी जायद परेशान हो चुका दिग्विजय जी की जिद की। उसका रह रहकर मनन्या को कॉल कर सब बताने का हो रहा था, लेकिन बेचारा वो खुद बहुत जायद मजबूर था। दिग्विजय जी को वादा किए बैठा था। तभी दिग्विजय जी के छाते को संभले मुन्ना के हाथों से रूमा उसका नीचे गिर गया, जिससे उठने को वो नीचे झुका है कि तभी दिग्विजय जी के पैरों ने उनके शरीर ने जवाब दे दिया। वो बेहोश होने लगे कि तभी पीछे से आए कोई उन्हें संभला लेता है। मुन्ना तो ये देख परेशान हो जाता है, लेकिन अगले पल वो आचार्य से भर जाता है। दिग्विजय जी अपने अर्ध खुली आंखों से उस शख्स को देखते हैं तो उनके होठों पर दर्द और तकलीफ में एक मुस्कान खिल जाती है। वो अपना हाथ उठा उस शख्स के गालों को छूकर धीमे स्वर में कहते हैं, रुद्र मेरे पोता। वो शख्स और कोई नहीं सिद्धार्थ था। दिग्विजय जी की ऐसी हालत देख वो हैरना के साथ परेशान भी हो गया। गामी की वहां से उनके चेहरा पसीना से भीगा लाल पड़ चुका था। सीड उनकी हालत देख उन्हें संभालते हुए गुड्स पे थोड़ा गुस्सा करते हुए उन्हें अपनी मदद के लिए बुलाता है और सबके सहारे से घर के अंदर ले जाता है, और नौकरों से ठंडे पानी का टॉवल और पानी लाने को कहता है। सोफे पर दिग्विजय जी को आराम से बैठाकर पानी का ग्लास देता है, और ठंडे टॉवल से उनका पसीना पोंछते हुए परेशान स्वर में कहता है, मिस्टर चौहान आप ठीक है? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई, और बाहर ऐसे किया खड़े थे? आप ठीक है? आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आपको कुछ चाहिए? सीड को देख तो दिग्विजय जी जैसे सारी तकलीफ को दूर हो गई। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को छूकर खुशी से कहते हैं, मेरा पोता रुद्र। एपिसोड 262 अन्य का निटिया को करारा जवाब देना। दिग्विजय जी की तकलीफ और उनकी हालत देख सीड उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचना चाहता था, इसलिए वो बस हल्का मुस्कुरा देता है। फिर जल्दी से नीचे बैठ उनके पाँव को चेक करता है जहां काफी सूजन आ चुकी थी। ये देख सीड चिंता करते हुए पूछता है, यहाँ तो काफी सूजन आ चुकी है,
वही मुन्ना जो दिग्विजय जी के साथ ही उनके पास खड़ा था, वो सीट की बात सुन मुंह बना थोड़े झुंझुलाहट में कहता है, सूजन तो आना ही है बड़े साहब, मेरी सुनते कहा है। कब से कह रहा था वापस चलने को, पर नहीं, वो तो चादर टान 1 घंटे से चौखट पे खड़े थे। तो ये होना ही था। मुन्ना को यूं बोलते देख दिग्विजय जी उससे घूरते हुए कहते हैं, मुन्ना। मुन्ना उनकी नजरों को देख चुप तो यूं जाता है, तो वह सीड उसकी बात सुन हैरानी से कहता है, क्या आप 1 घंटे से बाहर खड़े थे, वो भी इस हाल में? लेकिन क्यों? दिग्विजय जी सीड का ये सवाल सुन बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रख कहते हैं, तुम्हारे लिए। रुद्र बहुत हुआ ये सब, वापस चलो, अपने घर चलो, लौट आओ बेटा, तेरे दादा के पास अब इतनी हिम्मत नहीं बची है तुझे वापस पाकर खो सको। मार जाऊंगा मैं अपने पोते को दोबारा खोकर, देखो सब तुम्हारी राह तक रहे हैं, वापस चलो मेरे साथ। दिग्विजय जी के शब्द उनके आंखों की बेबसी में छुपा प्यार अपने पोते के लिए, उसकी इस हालत में भी अपने पीते के लिए लड़ने के लिए हिम्मत देख सीड को निशब्द हो गया। उससे समझ नहीं आ रहा था कि किन शब्दों में इस दादा को अपने पोते के लिए मना करे, कैसे कहे कि वो नहीं है उनका पोता, वो नहीं है इन शब्दों का हकदार, उस प्यार का हकदार। सीड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बेबसी से उन्हें देख रहा था। दिग्विजय जी तकलीफ अब उससे अंदर से कचोट रही थी। तभी हॉल में एक आती गूंजती है, ऐसे कैसे सीड आपके साथ जाएगा मिस्टर चौहान? किस हक से आपने ये बात कहने की हिम्मत की? ये आवाज सुन सबकी नजर उस ओर जाती है। राजवेंद्र बेदी अपने चेहरे पर ताव और गुरूर लिए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। मालविका जी भी उन्हें पीछे थे। राजवेंद्र बेदी हॉल में आते हुए दिग्विजय जी को घूर कर देख रहे थे। इस सब में नीतियां भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी, और सिद्धार्थ को दिग्विजय जी के साथ देख वो काफी जायद हैरान परेशान हो गई थी। वो जल्दी से भागती हुई सीट के पास जाती है और उससे जमीन से उठते हुए कहती है, सीट तुम वापस कब आए? और तुम? इतना बोल नीतिया दिग्विजय जी की तरफ अपनी अजीब निगाहों से इशारा करती है। सीड नीतिया की बातों का जवाब दे पता कि उससे पहले ही मिस्टर बेदी दिग्विजय जी के सामने काफी आकर लिए कहते हैं, कहे मिस्टर दिग्विजय चौहान, हमने ये तो कभी नहीं सुना था आज तक कि चौहान, दिग्विजय चौहान कभी किसी के दर पर कुछ मंगाने के लिए आए। वैसे आप जो आज चीज मंग रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो आपकी नहीं है। मिस्टर बेदी सीड की तरफ इशारा किए कहते हैं, ये सिद्धार्थ है, आपका पोता रुद्र नहीं। मिस्टर बेदी की बात सुन दिग्विजय जी अपनी छड़ी के सहारे लिए खड़े होते हैं और सीड को अपनी करुणा भरी नजरों से देख काफी नर्म भाव से कहते हैं, इन बूढ़ी आंखों ने अब तक अपनी पोते की छाप भी नहीं खोई है राजवेंद्र, जो किसी भी रूप में उससे पहचान ना पाए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरी आत्मा यही चीख चीख के कह रहा है, यही मेरा पोता है, मेरा रुद्र। दिग्विजय जी बातें सुन नीतिया को अब काफी गुस्सा आ रहा था। वो सीट के आगे आते हुए थोड़े रूखे लहजे में कहती है, सॉरी मिस्टर चौहान, आप उम्र में हमसे बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर कही बात सच होगी। इस उम्र में धोखे होना लाजमी है, वही धोखा आपको भी हुआ होगा। ये आपका पोता रुद्र नहीं है बल्कि माय हस्बैंड सिद्धार्थ रहेजा है। आप ये बात जल्दी समझ जाए तो बेटर होगा, वरना मुझे नहीं पता आपकी बातों पे अब मैं क्या ही बोल दूंगी। दिग्विजय जी नीतिया की बातें सुन थोड़े हैरान थे। उन्हें मन में एक शब्द ने चल रहे थे, हस्बैंड। वो परेशान भाव लिए अपने मन में कहते हैं, क्या रुद्र ने शादी कर ली? अन्या को भुला के? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वही सीट दिग्विजय जी के चेहरे पर बदलते भाव देख के साथ नीतिया के ऐसे लहजे को सुन थोड़े गुस्से में आ गया। वो नीतिया का बाजू कसकर पकड़ कहता है, नीतिया ये क्या तरीका है बारों से बात करने की? कम से कम उनकी उम्र का देख लो। नीतिया सीट के नजरों दिग्विजय जी की फिक्र देख चिढ़ते हुए कहती है, वहाँ सीट तुम्हें इनकी फिक्र हो रही है, पर अपनी नहीं। आज ही तुम्हें रुद्र कह रहे हैं, अपना पोता कह रहे हैं, कल को इनके जैसा आकर तुम्हें अपना भाई, अपना पति, अपना बेटा, अपना दोस्त बोलेगा, तुम्हें तब भी परेशानी नहीं होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतने ऊंचे सोसाइटी के होने के बाद भी लोग यूं मुंह उठाकर कुछ भी कहने आ जाएंगे और हम सुनते रहेंगे। कल तो कोई मेरे डैड मोम को भी खूनी हत्यारा कहकर चला जाएगा, तब भी हम सुनते रहेंगे। नीतिया को यूं अपने आपे से बाहर बातें करते देख सीड उससे शांत करवाते हुए कहता है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, लिस्टन टू मी। लेकिन नीतिया आज जैसे सुनना नहीं चाहती थी। ये देख मिस्टर बेदी आगे आते हुए अपनी ही बेटी का साथ दिए कहते हैं, सीड नीतिया सही कह रही है, तुम अभी अभी इंडिया आए हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ के लोग कैसे हैं। ये बोल दिग्विजय जी को अपनी तीखी नजरों से देखते हैं। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है किसी पे भी अपना हक जानते की। इतना बोल मिस्टर बेदी दिग्विजय के सामने खड़े होते हुए कहते हैं, देखिए मिस्टर दिग्विजय चौहान, उम्र में आप बड़े हैं, इसलिए प्यार और इज्जत से समझा रहे हैं। ये आपका पोता नहीं है,
ये सुन दिग्विजय जी अपने छड़ी को काशकर पकड़ते हुए थोड़े आवाज में कहते हैं, नहीं, मैं नहीं मानता। ये मेरा पोता नहीं, मुझे पता है यही मेरा रुद्र है। दिग्विजय का ऐलान सुन किसकी आंखों में परेशानी और माथे पे सीखन थी तो किसकी की आंखों की आसमानजश तो किसी के होठों पे एक टेढ़ी मुस्कान। दिग्विजय जी अपनी बात कहते हुए मिस्टर बेदी के सामने अपना हाथ बढ़ा उन्हें आपस में जोड़ एक विनती स्वर में कहते हैं, राजवेंद्र, तुम हमारी बिजनेस की दुनिया की दुश्मनी का बदला हमारे निजी जिंदगी में तो मत लो। मैं जानता हूँ यही मेरा पोता है, प्लीज मेरा पोता मुझे लौटा दो, प्लीज। इतना बोलते हुए दिग्विजय जी की आंखों की नमी सी छह गई। वो अपने पोते को पन्ने के ऐड में अपना सिर तक मिस्टर बेदी के आगे झुका चुके थे। ये देख तो मिस्टर बेदी के दिल को जो सुकून मिल रहा था वो उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। उनके होठों ले एक बड़ी सी मुस्कान चाह गई और आंखों में और पाने की लालसा। वो दिग्विजय जी को अपने कदमों में देखना चाहते थे। शायद वो पल भी आने लगा था। दिग्विजय जी अपने दुख और पीड़ा के बोझ में डूबे जा रहे थे। उनके सिर हाथ के साथ अब कदमों ने भी झुकना शुरू कर दिया। ये सब सीध से देखा नहीं जा रहा था। उसका दिल जैसे आज तड़प उठा। वो चटपटा कर जैसे आगे बढ़ने को होता है कि नीतियां उसका हाथ काश कर पकड़ बेफिक्र हुई बस खड़ी रही है। ये देख सीध उससे कुछ कह पता कि तभी हॉल में एक वाहे मौजूद सबको की रूह को दिलहला देने वाली आवाज आती है, बस बहुत हो गया। इस आवाज को सुन सबकी निगाहें दरवाजे पे चली जाती है। वहां और कोई नहीं अन्या थी जो इस वक्त अपनी आंखों में आग लिए वहां मौजूद सारे शख्स को घूर रही थी। अन्या की आंखों को देख मिस्टर बेदी जो वो पल याद आने लगे जब अन्या ने उन्हें धमकी दी थी। अन्या अपने कदम आगे बढ़ती है कि मिस्टर बेदी के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। अन्या का दिया हुआ वो पहला झटका उनके रूह को अब तक हिला देने के लिए काफी था। वो अपने कदम चुपचाप पीछे खींच लेते हैं। अन्या वहां सबको अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए दिग्विजय जी के पास आती है। दिग्विजय जी अन्या को वहां देख हैरान के साथ थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि अब होगा शायद वो उनके हक में भी ना हो, इसलिए वो अपनी घबराहट को छुपाए हिचकिचाते हुए कहते हैं, अन्या बेटा तुम ये मैं वो बस। दिग्विजय जी अपनी बात आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही अन्या अपना हाथ दिखा उन्हें बोलने से रोक देती है और उन्हें देख अपने गुस्से को जैसे पीते हुए कहती है, बाकी बातें अब घर में होगी दादाजी। गैरों के सामने मुझे अपने परिवार का तमाशा बनने का कोई शौक नहीं है। आज आपने अच्छा नहीं किया मेरी बात काट के यह आकर। अन्या का लहजा सुन दिग्विजय जी को कुछ अफसोस सा हो रहा था। वो जानते थे अन्य उनकी हरकत हट हुई होगी, इसलिए वो चुप रहने में ही अपनी भली समझते हैं। अन्या दिग्विजय जी से अपनी नजरें फेर अपने पीछे खड़े जियान से कहती है, जियान दादा जो सही सलामत घर ले जाओ अभी के अभी। ये सुन जियान हाँ में सिर हिलाते हुए आगे आता है और दिग्विजय जी को चलने को कहता है। दिग्विजय जी एक नज़र अन्या को देखते हैं जो इस वक्त उनसे काफी नाराज खड़ी थी। ये देख दिग्विजय जी मायूस मन से सीध को देख वहां से चुपचाप चले जाते हैं। दिग्विजय जी के जानने के बाद अन्या एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करती है कि तभी नीतियां अन्या के सामने आ खड़ी थोड़े अकड़ से कहती है, अब ये मत कहना शुरू कर देना तुम कि सीध तुम्हारा पति है, तुम उसकी पत्नी हो। सीधी रुद्र है, वेगरा वेगर। तुम्हारे दादा ने ऑलरेडी यहाँ काफी तमाशा कर दिया है, यहाँ अपने पोते के लिए भीख मांग कर, और अब फजूल की बातों का वक्त नहीं हमारे पास। तुम्हारी तरह तो नहीं है हम, बहुत काम है हमारे पास। इतना बोल नीतियां बड़े अकड़ से अपना हाथ बंधे खड़े अन्या को देखती है। अन्या उसकी बातें सुन एक छोटी सी फीकी हंसी लिए उससे देख कहती है, काम कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर काम एंड सॉरी मेरे दादाजी वजह से अगर तुम्हारे काम और वक्त में कोई बर्बादी हुई। इतना बोल नीतियां की आंखों में आंखें डाल एक दाग और ये कहती है, एंड डोंट वरी अन्या रुद्र राय चौहान शुरुआत से ही मंगाने में नहीं बल्कि हासिल करने में यकीन रखती है। याद रखना। अन्या अपनी बात कहे जानने के लिए पलटने को होती है कि कुछ सोच दोबारा नीतियां की आंखों में देख बड़े आराम लहजे से कहती है, और हाँ मैं अन्या रुद्र राय चौहान हूँ, रुद्र राय चौहान की पत्नी। मेरा वास्ता मेरी पहचाना इस नाम से है न कि किसी अनजान नाम से नहीं। अन्या अपनी बातों में एक टेढ़ी नजरों से सीध की तरफ इशारा करती है और इस बात का खासकर यकीन रखना अन्या रुद्र राय चौहान अपनी चीज किसको देती और दूसरों की चीज लेती नहीं। इतना बोल अन्या एक नज़र सब पे फेर सीध से कहती है, आई सॉरी मिस्टर रहेजा, मेरी फैमिली की वजह से आपको जो ट्रबल हुआ। डोंट वरी आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इतना बोल बिना किसी का कुछ सुनने वहां से अपने एटीट्यूड लिए निकल जाती है। सब तो एक पल उससे ताकते ही रह जाते हैं। वही नीतियां का अन्या की बातों पे खून खोल जाता है। उसकी बातों का मतलब उसके बातों का जुनून नीतियां को जैसे अपने हाथों से सब खोता नजर आने लगा। वो गुस्से में अपने डैड की तरफ मुड़ के कहती है, डैड आप चुप क्यों है?
आपने उस अन्या के आने बाद कुछ कहा क्यों नहीं? यूं भूत क्यों खड़े थे? देखा मुझे कितना सुना गई। नीतिया की बातों पे राजवेंद्र जी कुछ कह पाते कि सिद्धार्थ नीतिया के बातों को सुन रूखे स्वर में कहता है, सॉरी तो से नीतिया, लेकिन तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुमने खुद ही इतना कुछ उन लोगों सुनना दिया और मिसेज चौहान बिना किसी टेस्ट में आए हमसे सॉरी भी कहा। अब क्या चाहती हो? नीतिया सीट का लिहाजा सुन बस उससे ताकते रह जाती है, क्योंकि सीट जाने अनजाने अन्या की तारीफ कर रहा था उसके सामने। नीतिया सीट की बातों से नाराज हुए वहां से चली जाती है। सीट भी वहां से निकल जात है। एपिसोड 263 अन्या फेल्ट हार्ट ब्रोकन। चौहान मेंशन में सब दिग्विजय जी के ऐसे खो जाने पे बहुत परेशान थे, और जब जियान उन्हें घर लिए वापस आता है तो सबकी निगाहें सिर्फ दिग्विजय जी पर टिक जाती है। लेकिन वो बिना किसी से कुछ कहे वो अपने कमरे में चले जाते हैं। दिग्विजय जी का ऐसा बिहेव सबके लिए आचार्य भर था, लेकिन इस बात की संतुष्टि थी वो सही सलामत है। लेकिन जब सबको मुन्ना से बेदी मेंशन में जो हुआ उसके बारे में पता चला तो वो सब भी परेशान हो गए। रेहान को उन बेदी पर जितना गुस्सा आ रहा था तो वही सब अन्या के लिए भी परेशान हो गए थे। ये सब सबसे जायद अन्या के लिए जो मुश्किल हुए जा रहा था। बेचारी को अकेले ही खुद को संभलने के साथ अपने परिवार को भी संभालना पड़ जो रहा था। वही अन्या बेदी मेंशन से जाने के बाद खुद ही बिना किसी गुड्स के अपनी कार दौड़ते हुए शहर से थोड़ी दूर अकेले आ चुकी थी। क्योंकि जो कुछ हुआ इससे अन्या काफ़ी जायद डिप्रेशन सी थी। वो जैसे इस वक्त किसी से नजरें नहीं मिलना चाहती थी। कहने को वक्त में शाम डालने वाला था, लेकिन मौसम से जैसे अपने करवट ही मोड़ लिया हो। शाम काले बदलों की घनघोर अंधेरा में डूब चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आज बदल खुद अन्या के दर्द में साथ देने चले आए थे। अन्या अपनी कार एक शांत सी जगह पर रोकती है, जहाँ छोटा सा गार्डन जैसा बना हुआ था। अन्या कार से तुरंत निकलते ही अपने जज्बातों को रोकने की कोशिश में लंबी लंबी सांस लेने लगती है। अपने बालों को अपने मुट्ठियों में जकड़ खुद को संभलने की कोशिश करती है। बट अब बारिश के साथ अब उसके आहूवों ने अपना बसेरा छोड़ बह चले थे। अन्या बहती तेज हवाओं में खुद को महसूस कर एक जोर की दर्द भरी चीख निकलती है, और वही जमीन पर धाम से गिर फूट फूट कर रोने लगती है। बारिश भी अन्या के आंसुओं की रफ्तार को नाप नहीं पाते। अन्या जमीन पे गिरे फूट फूट अपने रुंधे गले से अपने हाथों को आपस में जोड़ दर्द भरी आवाज में कहती है, सॉरी रुद्र सॉरी, बट मैं हारने लगी हूँ, अब नहीं होगा मुझसे, मैं आपकी तरफ मजबूत नहीं हूँ, नहीं हूँ आपकी तरह, मैं कुछ नहीं संभाल सकती, मैं आप नहीं हूँ आपकी। अन्या हार गई रुद्र, हार गई। आपकी अन्या आज बिल्कुल हार गई। न आपकी नाम संभाल पाए, न हमारे परिवार की इज्जत, और न ही आपकी आखिरी निशानी हमारे बेटे को। मैं हार गई। आप क्यों चले गए? आपके जानने पर भी मैंने भगवान से कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज करती हूँ। क्यों मुझे जिंदा रखा जब मेरी जिंदगी ही उन्होंने छीन ली? आपको मुझसे छीन लिया। क्यों हमारे रिश्ता हर बार बिखर जाता है, कभी कुछ से तो कभी कुछ से। अन्या आज अपनी शिकायत लिए अपने हथेली के रेखाओं को देख चीखते हुए कहती है, आखिर क्यों मेरे हाथों में आपका हाथ नहीं, मेरी रेखों में आपका साथ नहीं? आखिर क्यों? क्या मांगा था मैंने? बस जीवन भर का आपका साथ ही ना? तो क्यों हर बार मुझे इस साथ के लिए लड़ना पड़ता है? आपका होने के लिए मुझे बिखरना पड़ता है, टूटना पड़ता है, संभलना पड़ता है? क्यों? सॉरी रुद्र, बट मैं नहीं संभाल पाऊंगी। सॉरी, मैं हार गई, अब नहीं होगा मुझसे। इतना बोल अन्या फूट फूट कर रोती है। उसकी चीख, उसके आंसू, उसका दर्द, उसकी तकलीफ देख तो जैसे प्रकृति भी अपने आवेश में थी। तीन से जिस दर्द को बहुत मुश्किल से अपने अंदर संभले बैठी थी, आज उस दर्द का, उस एहसास को सब अपने आंसुओं में एक साथ बहा देना चाहती थी। आज अन्या बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत टूट गई। वो सब रोती रहती है। अब तो शिकायतों ने भी अपने शब्द खत्म कर डाले थे, लेकिन दर्द और तकलीफों ने अन्या का दामन अब तक थामे रखा था। न जाने कितनी देर वो यूं ही रोते रही, यूं ही सुबकती रही, यूं ही बिकती रही। कुदरत भी अन्या के आगे जैसे अब हार चुका था। कुछ वक्त में बारिश भी धीमी हो चुकी थी, लेकिन अन्या अब तक वैसे ही वहां के एक बेंच पर बेसुध से खुद को खुद में समेटे बैठी रही। रात अंधेरे में बदल चुका था, वहां कोई रोशनी नहीं थी, बस कार की हेडलाइट ही जल रही थी। अन्या को इस वक्त कोई होश नहीं था, जैसे वो कहाँ है, किस हाल में है। वो बस वैसे बैठी रहती है। अन्या अपने घुटनों में अपना सिर टिका दूसरी तरफ देख रही थी। तभी दो पैरों की कदमों की आहट अन्या के पास जाकर रुकती है। अन्या अब तक बेसुधी और बेख्याली में दूसरी तरफ मुंह फेर बैठी रहती है। उससे किसी के अपने पास होने की आहट जो नहीं होती। तभी वो आदमी एक नज़र अन्या को देख अपना जैकेट अन्या के कंधे पर डालता है। इस बीच अन्या को एक जाना पहचाना एहसास उसके हाथों को छू घूरता है। ये महसूस कर अन्या अचानक ही चौंकते हुए अपना सिर उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखती है।
अन्या के आंखों के सूखे आंसू अब भी उसके आंखों और गालों के रेखाओं में मौजूद थे। अन्या एक पल उस शख्स को देख बिना कुछ कहे बस उसकी कमर के चारों तरफ अपना घेरा लिए उससे कसकर हग कर लेती है। ये देख वो शख्स 2 पालों के लिए चौंक जाता है, पर फिर ना जाने क्यों उसके हाथ हिचकिचाते हुए खुद ब खुद अन्या की ओर बढ़ जाता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सीड था। अन्या की हालत देख उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी। वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। उसके उस आंखों देख देख आज उसका दिल बगावत कर रहा था। अन्या शख्स में अपने रुद्र को महसूस कर एक पल सब कुछ भूल चुकी थी। जैसे वो जिसकी चाह रखती थी वो उससे मिल गया। शायद अन्या इस पल को अपना सपनों में गिन रही थी, इसलिए न उससे वक्त का होश न किसी दूसरी चीज का। वो बस सारी जिंदगी पल में बीतने को जैसे चाह रखती थी। कुछ पल यूं बिताने के बाद सीड थोड़ा परेशान सा हो गया, क्योंकि अन्या न कुछ बोल रही थी न हिल रही थी, और साथ ही बारिश जो थामने लगी थी वो वापस से अपने धीमी गति में बढ़ने लगी थी। ये देख सीड अन्या की फिक्र करते हुए उसके सिर पर हिचकते हुए हाथ रख फिक्र से कहता है, आप ठीक है मिसेज चौहान। अन्या जो इस वक्त सुकून की आड़ में थी वो सीड के मुंह से मिसेज चौहान सुन जैसे सकपका गई। वो एक झटके में सीड को अपने से दूर झटकती है, जिसके लिए शायद सीड तैयार नहीं था। बारिश में कीचड़ होने की वजह से उसका पाँव इस दौरान संभाल नहीं पाया और वो सीधा नीचे पीठ के बल अपना हाथ सहारे के लिए बड़ा गिरने लगा। ये देख अन्या जल्दी से उससे संभलने के लिए अपना हाथ बढ़ती है कि उसका पाँव भी झटके से उठने की वजह से कीचड़ में फिसल जाता है, और अन्या और सीड एक साथ एक दूसरे के ऊपर होते हुए कीचड़ में ही गिर जाते हैं। जमीन पे दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे। अन्या सीड के ऊपर गिरी थी और जाकर उसके सीने से जा लगी थी। अन्या की आंखें इस वक्त काशकर बंद थी, क्योंकि अन्या को कुछ ऐसे एहसास छू गुजार रहे थे जो उसकी जिंदगी 3 साल पहले छीन चुके थे। वही सुकून, वही एहसास, वही धड़कने जिससे अन्या ने हर पल महसूस किया था। अनजाने में, मोहब्बत में, सुकून में, डर में, दर्द में, तकलीफ में, गम में, खुशी में, हर एहसास में, हर लम्हे में। एपिसोड 264 अन्या को सिर की नोक-झोंक। सीड अन्या यूं ही जमीन पर कीचड़ में न जानने कितनी देर एक दूसरे के बाहों में सिमटे रहे। जहां अन्या का दिल कुछ कह रहा था तो सीड का दिल भी खामोश नहीं था। ऐसे तो पल जैसे बरसों के बाद जैसे नसीब हुए हों। बारिश भी हल्की हल्की कर अपनी गति बढ़ा रही थी, जो सीड के चेहरे को छू गुजर रहे थे, जिसे सीड भी अपने होश में आ जाता है। आसपास एक पल नजर घुमा अन्या को देखता है जो अब भी वैसे ही उससे यूं सिमटी हुई थी। न जाने क्यों पर सीड के होठों पर उस हालत में भी मुस्कान चाह गई। चाहे उसके मन में यूं तमन्ना हो कि जिंदगी गुजार जाए इस पल में, लेकिन बढ़ती बारिश को देख सीड काफी होले आवाज में कहता है, मिसेज चौहान आप। सीड बेचारा आगे कुछ कह पता कि अन्या उसके पहले ही शब्द सुन जैसे हरकतें में आ गई। वो झट से अपना सिर उठाकर एक नज़र सीड की आंखों में देखती है, और फिर कुछ और उसकी सिचुएशन देख से कपकाए हुए जल्दी से उठती हुई खड़ी होती है, और खुद को ठीक करते हुए अपनी कुछ पल पहले वाली हरकत पे थोड़ी झेप सी जाती है। कैसे वो उससे लिपटी, फिर धक्का दिया और उससे संभलने की जगह खुद उसके ऊपर गिर गई और उठने की जगह यूं लिपटी रही। ये सब सोच अन्या को साइड के सामने काफी एम्ब्रासमेंट हो रही थी। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से सीड तरफ मुड़ती है और उससे यूं जमीन पे देख हड़बड़ाते हुए अपना हाथ थोड़ा उसकी तरफ करती है। ये देख सीड को लगा कि अन्या उससे उठने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही है, लेकिन वो जल्दी से अपना हाथ बढ़ता है कि अन्या वापस से अपना हाथ खींच थोड़ी कंफ्यूज और हड़बड़ाहट में अपने माथे पर हाथ नजरें नीचे किए जल्दबाजी में हिचकिचाहट लिए कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर रहेजा। हाँ सॉरी, ओके सॉरी। इतना बोल अन्या मुड़कर दूसरी साइड जानने लगती है कि उससे रियलाइज होता है कि कार दूसरी तरफ है। ये देख वो अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए जल्दबाजी में दूसरी ओर बढ़ जाती है। उसकी हरकतें इस बात का सबूत थी कि वो काफी हड़बड़ाई हुई थी। वही सीड वैसे जमीन में बैठा अन्या की पहले बिना उससे उठने के मदद दिए हैरान था, तो अन्या की ये कंफ्यूज वाली हरकतें एक तरफ बहुत क्यूट भी बना रही थी, जिससे देख सीड के होठों पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। सीड जल्दी से खुद से जमीन से उठते हुए कहता है, वहाँ सिद्धार्थ, वहाँ हेल्प के बदले में सॉरी, नॉट ए बड ऑप्शन। इतना बोल वो अपना बेंच से जैकेट उठता है और एक नज़र अन्या की कार की तरफ देखता है। वही अन्या जल्दी से कार में बैठ एक लंबी सांस लेती है, फिर खुद की सिर पर एक चपत लगा कहती है, क्या कर रही थी अन्या? ऐसे किसी दूसरे बाहों में? ऑफ नहीं नहीं, माना तू कमजोर थी, तू रुद्र को मिस कर रही थी, और मिस्टर रहेजा के एक्स में तुमने रुद्र को समझ बैठी थी, लेकिन ये बात वो थोड़ी समझेंगे। उन्हें तो लगेगा मैं उनके फायदा उठा रही थी। ओह गॉड यार, अन्या यूं कमजोर नहीं है, नहीं है कमजोर।
इतना बोल अन्या अपने हाथों से रिंग पे रखती है। तभी उससे अपने हाथों और कपड़ों पे कीचड़ दिखाता है। ये देख अन्या परेशान खुद का चेहरा देख उससे जल्दी से टिश्यू पेपर से क्लीन करती हुई कहती है, ओह गॉड ये कीचड़ कहाँ से आ गया? बारिश में। पर मैं हूँ कहाँ? इतना बोल अन्या आसपास भी नजरें घूमती हुई जीपीएस में देखने की कोशिश करती है, क्योंकि उस वक्त ऐसे होश में नहीं थी कि उसी रास्ते और वक्त का पता चला हो। कोष्टक लोकेशन शहर के बाहर का देख अन्या परेशान सा कहती है, इतनी दूर आ गई, बहुत टाइम हो गया, वापस जाना चाहिए मुझे, सब फिक्र कर रहे होगे। मैंने जियान को भी मेरे साथ आने से मना कर दिया था। इतना बोलते हुए अन्या जल्दी से कीचड़ थोड़ा बहुत साफ कर मिरर में अपने चेहरे को देख साफ करती है तो उसे अपनी लाल सूजी हुई आंखें दिखाई देती है, जिससे देख अन्या को वापस से वो दर्द याद आने लगता है। लेकिन अन्या अपने दर्द में खो पाती कि उससे पहले ही उसके विंडो पे दस्तक होती है। ये देख अन्या चौंकते हुए देखती है तो वहाँ सीड था। सीड को देख अन्या को वापस से अपने एनवायरनमेंट के पल याद आने लगते हैं। अन्या अपने माथे पर हाथ रख अपना चेहरा छुपा दूसरी तरफ करते हुए सोचती है, ये यहाँ क्या रहा है? सॉरी तो बोल दिया था मैंने, अब क्या लेने आया है? कुछ रह तो नहीं गया? रिलैक्स अन्या बे रिलैक्स। अन्या सीड से बात करना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसने अन्या को एक अलग फेज में जो देख लिया था, जहाँ वो टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। अन्या यही सब सोच रही थी कि सीड बराबर नोक करता है। ये देख अन्या जल्दी से खुद को संभाले रिलैक्स कर खुद को अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए कांच नीचे कर उससे देखती है। सिद्धार्थ अन्या को कुछ सोचता हुआ कहता है, मिसेज चौहान आप घर जा रही है? ये सुन अन्या उससे ऐसा लुक देती है कि जैसे ये कैसा सवाल है, वो आधी रात को बार में तो नहीं जाएगी। अन्या सीड का फेस देख थोड़े सख्त आवाज में कहती है, जनरली लोग इस मौसम में घर जाना ही पसंद करते हैं मिस्टर रहेजा। आपका इरादा कहीं और है तो आप जा सकते हैं, पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी कुछ नहीं हूँ। ओके बाय। इतना बोल अन्या वापस से विंडो लगा लेती है। ये देख सीड उससे रोकने का सोचता है पर बेचारे के पास कोई एक्यूज जो नहीं था। वो कुछ सोचा हुआ वही खड़ा रहा। अन्या सिद्धार्थ को अवॉइड करना चाहती थी इसलिए वो अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अयन मौके पर अन्या की कार साथ छोड़ देती है। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देख अन्या थोड़े परेशान सी हो जाती है, अब इस कार को क्या हुआ? अन्या दोबारा तिबारा कोशिश करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देख अन्या थोड़ी परेशानी सी अपना फ़ोन ढूंढती है लेकिन उसका फ़ोन तक स्विच ऑफ था, शायद उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। ये देख अन्या एक अफसोस भरी सांस छोड़ कहती है, क्या सारी मुसीबत मेरी लाइफ में ही लिखी है क्या भगवान जी? पहले कार अब फ़ोन। इतना बोल अन्या अपने माथे पर अफसोस पर अपनी मुट्ठी मरती हुए कहती है, ओह गॉड इस कार में तो चार्जर भी नहीं है। अन्या अपने किस्मत को कोश ही रही थी कि तभी अचानक उससे सीड का ख्याल आता है। वो झट से पलट कर देखती है तो सीड अब भी उसके दरवाजे के बाहर कुछ दूर पर खड़ा उसकी सिचुएशन पे जैसे मुस्कुरा रहा था। ये देख न जानने अन्या को उस पे चीड़ सी होने लगी। वो भी अब तैस में आए अपने कार से निकलती है और सीड को घूरती हुई कार के बोनट तक आती है और उससे खोल चेक करने लगती है। हालांकि ये लाइफ में पहली बार था कि उसने कार का इंजन देखा हो, जो अब उसकी समझ के परे था। लेकिन अब वो कार भी क्या सकती थी? सीड से तो हेल्प नहीं मांग सकती थी क्योंकि कुछ देर पहले उसने उससे भगाया था। ये देख अन्या परेशान सी मायूस सी एक्सप्रेशन लिए कार के पार्ट पुर्जे को देख बेचारों सा शकल बना उससे अपनी एक उंगली से इधर उधर टच कर हिला देखने लगी और खुद में कहती है, बताओ लोग खड़े रह जाते हैं पर ये नहीं किसी की हेल्प कर दे। इतना बोल अन्या मुंह बना लेती है, फिर वापस से कार को देख कहती है, अब मैं इसका क्या करूं? इस सिलेबस की तो मैंने पढ़ाई भी नहीं की, आह मैं कहाँ फंस गई। वही सीड को अन्य की हरकतें फनी के साथ साथ क्यूट भी लग रही थी। अब भी हल्की हल्की बारिश थी। अन्या इधर उधर टच करती है और डर से पीछे खींच लेता है। ये देख सिर अपना पकड़ कहता है, वुमेन बे ऑलवेज वुमेन। इनकी एगो तो हमसे भी बड़ी है, जानती है ये काम नहीं आता लेकिन हेल्प मंगाने की जगह देखो अकड़ में लगी हुई है। ओह गॉड ये है क्या चीज़? हर पल मुझे ये अपनी तरफ इतना अटैक क्यों करती है? इसी हर बात मेरे दिल तक कैसे पहुंच जाती है? इतना बोल सीड अपने धड़कते दिल पर हाथ रख जैसे दिल से पूछता है, क्या डायरेक्ट कनेक्शन है तुम्हारा इससे? सीड अपने ही सवाल को पूछ मुस्कुराते हुए अन्या को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी अन्या बैटरी वाले हिस्से में अपने उंगली की टच करती है जहां से बिल्कुल छोटा सा स्पार्क जैसा हुआ। उस स्पार्क के थोड़ा गर्म होने के कारण अन्या की उंगली हल्का सी जलन सी हुई। अन्या दर्द जल्दी से अपना उंगली खींच उससे हवा में हिलाते हुए देखने लगी कि सीड ये देख जल्दी से अन्या के पास आए उसके उंगली को पकड़ अपने मुंह में रख लेता है। ये देख अन्या चौंकी जाती है।
वो एकटक सीड को देखने लगती है। सीड के चेहरे पर अन्या की छोटी सी दर्द की कितनी बड़ी फिक्र साफ दिख रही थी। ये देख अन्या को अच्छा भी लगता है पर अगले पल उससे बुरा लगता है क्योंकि ये फिक्र सिर्फ एक पल की है। वो उसका रुद्र नहीं है। ये सोच अन्या का मन मायूस हो जाता है। सीड अन्या की उंगली को निकल उससे चेक करता हुआ कहता है, क्या हुआ, अभी भी दर्द हो रहा है? अन्या जल्दी से अपनी उंगली छुड़ा कहती है, मैं ठीक हूँ, जायद नहीं लगी है। ये देख सीड थोड़े गुस्से में उससे कहता है, आर यू के जी, इतना नहीं पता जब जिस सिलेबस की पढ़ाई नहीं हुई हो उसके एक्समा में नहीं बैठते हैं। कब से देख रहा हूँ इधर उधर कर रही हो, पता है ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता। अन्या उसकी बात सुन चिढ़े हुए स्वर में मुंह बना कहती है, जब देख रहे थे तो हेल्प करने पहले क्यों नहीं आए? ये सुन सिद्धार्थ थोड़े एटीट्यूड में अपने बालों को झटक कहता है, क्योंकि किसी ने मांगा नहीं, और वैसे भी कुछ देर पहले हेल्प करके देखा था जहां थैंक यू जगह सॉरी मिला। सीड की ताने इनडायरेक्ट उस सिचुएशन पे इशारा कर रही थी, जिससे याद कर अन्या वापस से झेप जाती है। वो अपन सिर दूसरी साइड कर लेती है तो सीड उसकी हरकत देख बस हल्का मुस्कुरा देता है। फिर एक नज़र कार को देख उसका बोनट बंद कर देता है। ये देख अन्या कंफ्यूज में कहती है, ये क्या कर रहे हो, बंद क्यों किया, चेक करो क्या प्रॉब्लम है इसमें? सीड अन्या की बात सुन उससे घूरते हुए अपने एक कदम उसके करीब बढ़ता हुआ कहता है, मिसेज चौहान, मैं क्या आपको मैकेनिक दिखता हूँ जो कार ठीक करूँगा? अन्या उसके कदम बढ़ने पे पीछे हटते हुए कहती है, मैकेनिक नहीं तो आदमी तो होना, तुम्हें तो ये सब आता ही होगा। ये सुन तो सीड उचक सा गया। वो अपने कदम वापस बढ़ाकर जैसे अन्या पे चढ़े हुए अपने भावों को तानते हुए कहता है, एक्सक्यूज में, ये अपने टिपिकल औरतों वाली बातें कहाँ से सीखी है? जरूरी है कि हर आदमी को गाड़ियों की नॉलेज हो? अन्या उसके मुंह से औरत शब्द सुन चढ़े हुए दोहरा कर कहती है, औरत? मैं? सीधा में सिर हिला कहता है, हाँ औरत आप। क्यों आप औरत नहीं? एक बच्चे की माँ शादीशुदा भी है। आई मीन थी, तो उस कैटेगरी में औरत ही न हुई। अन्या उसका ऐसा एक्सप्लेनेशन सुन गुस्से में उससे घूरती हुई अपने सामने उससे साइड धक्का दिया निकल जाती है। ये देख सीड अपने सिर पर हाथ रख सोचता है, क्या उसने गलत बोला या जायद बोला, जो अन्या का ऐसा रिएक्शन देखने को मिला उससे। एपिसोड 265 सिड बिहेव रिमाइंड आन्या रूडर। अन्या गुस्से में अपने कार के पास आते हुए दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कार अब भी स्टार्ट नहीं होती। ये देख वो वापस बाहर आकर गुस्से में कार में एक लात करती ही, क्योंकि उससे सीड की बातों पे गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में खुद में बरबरते हुए कहती है, मुझे औरत कह रहा है, समझता क्या है खुद को? मेरे रुद्रक्स नहीं होता तो आज सच में उसके मुंह तोड़ देती। सीड अन्या का गुस्से कार पे देख वो उसके पास आए कहता है, कार ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, शायद धक्का मरना होगा। ये सुन अन्या उसकी तरफ देख कहती है, तो यहाँ क्या कर रहे हो, मारो धक्का। अन्या की बात सुन सीड उससे एक अपलक देखने लगता है, जैसे वो उससे इस बात की उम्मीद कैसे कर सकती। अन्या उसके यूं नजरों को इग्नोर कर वापस कहती है, देख क्या रहे हो, मारो धक्का, अब बारिश भी तेज होने लगी है, जल्दी करो। ये बोल अन्या वापस कार के पास जानने लगती कि सीड एक झटके में उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है तो अन्या खुद ब खुद उसके बाहों में सिमट सी जाती है। इस आचाक हुए पल दोनों के दिल वापस से जोर जोर धड़कने लगते हैं। ये देख अन्या खामोश सी हो जाती है, पर अगले ही पल जोर का उससे धक्का देते हुए थोड़े गुस्से में कहती है, मिस्टर रहेजा, क्या बदतमीजी है, जरा सा बात क्या कर लिया आप तो सीधा मेरा हाथ पकड़ मुझे यूं अपने करीब कर रहे हैं। भले ही आपका चेहरा मेरे रुद्र से मिलता है लेकिन आप रुद्र नहीं, ये बात आप याद रखें। अन्या के ऐसे बोलने पर सीड एक पल उससे देखते ही रह जाता है, फिर अपना हाथ हवा में खड़ा कर शांत लहजे में कहता है, रिलैक्स मिसेज चौहान, ये बात मुझे पता है, एंड डोंट वरी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि बारिश तेज होने लगी है और अकेले तो इस कीचड़ में इस कार को धक्का नहीं दे सकता मैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप मेरे साथ मेरी कार में चले, कुछ दूर पर खड़ी है, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा, यहाँ वक्त बर्बाद करने में कोई समझदारी नहीं है, प्लीज मेरे साथ चले। इतना बोल सीड बड़े हक से जैसे अन्या की तरफ अपना हाथ बढ़ता है। अन्या उसके हाथ को देख जैसे उससे देखते रह जाती है, मन में एक अजब सी बेचैन होने लगी। जो हक जो साथ वो भगवान से रुद्र का मांग रही थी वो रुद्र के एक्स में सीड का क्यों मिल रहा था? आखिर क्यों वो सब उसकी जिंदगी में यूं हो रहा था जिसकी वो चाह रखती थी, लेकिन ये चाह तो जैसे अधूरी सी लग रही थी। सीड उससे हाथ पकड़ने को वापस से इशारा करता है तो अन्या जल्दी से खुद सोच को रोकते हुए मुंह मोड़ वापस से गरी के पास जानने लगती है। ये देख सीड परेशान हो जाता है।
उससे लगा अन्या ने उसकी बात नहीं मानी और न उसका हाथ थामा। वो अपना हाथ मन मनमा सोचते हुए वापस खींच खुद से सवाल करता कि उससे अन्या की वापस आती है। मिस्टर रहेजा, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? अब चले। अन्या की बात सुन सीड अपनी निगाहें उठाकर अन्या को देखता है को अपनी कार से अपना बैग लिए उससे चलने का इशारा कर रही थी। अन्या का साथ चलने की मंजूरी सीड के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान में बदल देती है, जैसे वो कब से इस बात का इंतजार कर रहा हो। वो भी अन्या के साथ चल देता है। दोनों उस रास्ते पर चल देते हैं जहां बारिशों ने अपने रेखाएं बना रखी थी। साथ थे लेकिन अब भी अलग थे। अन्या आगे आगे कीचड़ में संभले चल रही थी। उसकी सैंडल तो अब चलने लायक जो नहीं बची थी, लेकिन वो भी अपना पाँव संभाले हाथ हवा में लहराए चल रही थी। वही सीड अन्या में पीछे उससे यूं चलता बस देख रहा था। जैसे वो थोड़ी सी भी गिरने को होती सीड का हाथ तुरंत ही हवा में उससे थामने बढ़ जाता। लेकिन अन्या वो अब किसी के सहारे की तलाश में नहीं थी। वो खुद चलना सीख रही थी। जल्दी ही दोनों कार के पास आ गए। सीड अन्या में डोर खोल उससे बैठने का इशारा करता है। अन्या भी बिना कोई सवाल के चुपचाप बैठ जाती है। कार में बैठ अपनी सीट बेल्ट लगा, अपना मुंह दूसरी तरफ खिड़की की तरफ फेर लेती है। सीड भी कार के दूसरी तरफ आते हुए अपना सीट बेल्ट लगते हुए एक नज़र अन्या की तरफ देखता है। अन्या पूरी तरह भीग चुकी थी और शायद अब उससे ठंड भी लग रही थी, इसलिए वो अपने हाथों को अपने बाहों की समेत बैठी थी। ये देख सीड कार का हीटर ऑन करते हुए बैक सीट से अपना एक जैकेट उठाकर अन्या की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मिसेज चौहान आप इसे पहन ले, वरना आपको ठंड लग जाएगी। ये सुन अन्या उससे माना करती हुई कहती है, नहीं मुझे जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अन्या उतना ही बोलती है कि तभी उससे जोर की छींक आ जाती है, जिससे देख सीड को हंसी आ जाती है। वो अन्या के ऊपर इस जैकेट को देते हुए कहते हैं, मिसेज चौहान आप अब छोटी बच्ची नहीं रही बल्कि एक छोटे बच्चे की माँ है। ऐसे बचपना करने की आपको जरूरत नहीं। इतना बोल सीड मुस्कुराकर कार स्टार्ट कर देता है। अन्या उसकी बात सुन अपना मुंह बना लेती है। सीड उसके क्यूट एक्सप्रेशन कार चलते हुए एक नज़र चुपके से देख कहता है, वैसे आए मस्त से रुद्रांश बिल्कुल आप ही गया है। सीड की बात सुन अन्या बड़े बेपरवाही से तुरंत ही बाहर देखते हुए कहती है, नहीं वो अपने डैडी पे गया है, उन्हीं की तरह जिद्दी है वो। अन्या की बात सुन सीड उससे देखने लगता है। अन्या की आंखों में रुद्र के लिए प्यार साफ जो देखा जा सकता था। ये देख सीड अपनी आंखें फिर सामने देखते हुए कुछ सोच कहता है, वैसे मिसेज मैं आपसे सॉरी कहना चाहत हूँ, आज जो कुछ भी हुआ। अंकल और नीतिया ने दादाजी से जैसा बिहेव किए और जो कहा उसके आई एम सॉरी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। ये सुन अन्या बिल्कुल छोटी लेकिन दर्द में फीकी हंसी ये कहती है, सॉरी। सीड आगे कहता है, आई नाउ सॉरी बहुत छोटा शब्द आप लोगों के जज़्बातों के आगे। मैंने आपके पति की फोटो देखी है इंटरनेट पे, आई मस्ट से बहुत जायज स्मिलियटी है, इसलिए धोखा होना लाजमी है। आई नाउ। सीड आगे कुछ कहता कि अन्या उसकी तरफ देख बीच में उसका बात काट कहती है, मिस्टर रहेजा आई एम ऑल सॉरी। उस वक्त आपको देख मैंने जैसे रिएक्ट किया मुझे नहीं करना चाहिए था, वो एक्चुअली मैं अपने सेंस में नहीं थी, मैं उस वक्त। सीड अन्या की बात पूरी होते करते हुए कहता है, आप अपने पति को बहुत मिस कर रही थी और मुझे देख आपको लगा कि आपके पति वापस आ गए हैं। आई अंडरस्टैंड, मैंने उस बात पे माइंड नहीं किया, पर एक बात की बहुत अफसोस है, जितना आपके बारे में सुनना था पड़ा था, आप वैसे लग बिल्कुल नहीं रही है। ये सुन अन्या अपनी भौएं सिकोड़ कहती है, मतलब। सीड अन्या की तरफ एक मुस्कान में छुपे अनकहे अंदाज में कहता है, मतलब ये आप वो नहीं जैसे मैंने सोचा था। अन्या उसकी ऐसी कंफ्यूज भरी बातों में पड़ कुछ कहती कि सीड तुरंत अपनी निगाहें फेर कहता है, आई मीन बिजनेस ज्वाइन करते वक्त बहुत सुनना था कि मिसेज चौहान से जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, आप हारना नहीं जाती, लाइक थॉट, बट रियलिटी में हमने आपको 3 बार हराया, 3 बार आप हारी है वो भी हमसे, यू नो सबके लिए अनबिलीव वाली है। सीड बड़े प्राउड स्माइल से अन्या को देख कहता है, कोष्टक योजक चिन्ह, तो बस ये जानना चाहता था कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ या। थोड़े धीरे से उसकी तरफ झुककर कहता है, वो सारी बातें आपकी ही फैलाई हुई अफवाह थी, आप वैसे हो ही नहीं। अन्या उसकी ऐसी बातें सुन उससे अपनी आंखें चट देखने लगती है, फिर खुद अपना मुंह फेर बाहर देखते हुए काफी शांत लहजे में कहती है, तुमने अब तक मुझे जानना कहा है, जिस दिन जान जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा इस सवाल का खुद बजवाब। ये सुन सीड थोड़े एक्साइटेड हुए कहता है, देन मुझे रियल अन्या रुद्र राय चौहान मिलने का मौका मिलेगा। आई एम एक्साइटेड। अन्या उसकी बात बस हल्का सिर हिला वापस से बाहर की तरफ अपना सिर फेर लेती है और कार में वापस से खामोशी छह जाती है। अन्या उसकी बातों को सोच रही थी, बातों ही बातों उसने कुछ ऐसा कहा जिसे अन्या को सोचने पे मजबूर कर दिया।
और वही सीड को बस चोर निगाहों से ताकते हुए रास्ता काट रहा था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे अब। कुछ पल यूं ही खामोशी में बीतने लगते हैं। देखते देखते वो दोनों शहर की एंटर करते हैं। ये देख अन्या को रियलाइज होता है कि वो बहुत दूर आ गई थी, और वो भी एक अनजान इलाके पे। ये देख वो सीड की तरफ देख कंफ्यूज निगाहों से कहती है, मिस्टर रहेजा, आप इतनी दूर इस मौसम में क्या कर रहे थे? जहाँ तक मैं देख रही हूँ ये तो शहर के बहुत दूर एक अलग सा जगह है। आपका यहाँ क्या काम? अन्या का सवाल सुन सीड चुप सा हो गया, क्योंकि बेचारे को खुद नहीं पता कि वो वहाँ क्या कर रहा था और कैसे चला गया। सीड को सोचते देख अन्या उससे पुकारती है तो सीड एक ऑकवर्ड से एक्सप्रेशन लिए कहता है, मिसेज चौहान, अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं वहाँ क्या कर रहा था, देन आप मेरी बातों पे बिलीव करेगी? ये सुन अन्या उचकते हुए अपनी दोनों भौहें उठा उससे अजीब निगाहों से देखती है तो सीड एक नज़र उससे देख अपना हाथ अपने दिल पर रख कहता है, बस समझ लीजिए इसकी वजह से ये बेचैन हुआ और मैं निकल गया इधर उधर, और न जाने इतनी दूर कैसे पहुंच गया, और आप मुझे मिल गई। आपको यूं देख इससे वापस से बुरा लगा और मुझे आपके पास भेज दिए। बातें बिल्कुल समझने वाली नहीं है ना, मेरी भी अब तक नहीं आई है। बस ये दिल कुछ कहता है जो मैं समझ नहीं पता। इतना बोल सीड एक नज़र अन्या को देख कहता है, शायद अभी आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा। फ्रोगेट आईटी। सीड अपनी बात कहे वापस से अपने ड्राइविंग पे फोकस करता है तो वही अन्या उसकी बातें सुन सुन सी पड़ जाती है। उसके कानों में उसकी ही अतीत की बातें गूंजने लगती है, जो कभी उसने ही रुद्र से कही थी। आपको पता है रुद्र, ये जो दिल है ना आपका, वो हर वक्त अब मेरी चाहत में धड़कता है, इसलिए ये दिल आपको कभी मुझसे दूर होने नहीं देगा। चाहे आप कहीं भी हो, ये मेरे लिए हमेशा धड़केगा और साथ ही आपको मेरे प्यार की याद दिलाएगा। और अगर कभी वक्त और हालातों में हमें वो पल देखने को मिले तो तब भी ये दिल ही हमें एक दूसरे के करीब होने के एहसास दिलाएगा और खुद हमें हमेशा जोड़े रखेगा। ये सब बातें सोच अन्या का सिर जैसे फटे जा रहा था, क्योंकि यहाँ दिल और दिमाग में जगन सी होने लगी थी। कोई इससे इत्तेफाक कह रहा था तो कोई इससे एक इशारा, कोई उससे यकीन करने को कह रहा था तो कोई उससे वहम बोल रहा था। अन्या को बिल्कुल समझ नहीं आता वो किसकी सुनने। वो वापस से एक नज़र सीड को देख खुद से कहती है, ये नहीं हो सकता। आखिर कैसे? एपिसोड 266। सिड की अनकही जालन। अन्या को बिल्कुल समझ नहीं आता वो किसकी सुनने। वो वापस से एक नज़र सीड को देख खुद से कहती है, ये नहीं हो सकता। आखिर कैसे? इतना बोल वो वापस से अपना मुंह मोड़ एक गहरी सांस लेती है। सीड कार टर्न लेने वाला था ये देख अन्या उससे कहती है, लेफ्ट नहीं राइट। ये सुन सीड कंफ्यूज में कहता है, पर शायद आपका घर लेफ्ट साइड है ना? अन्या उसकी बात सुन एक छोटी मुस्कान में कहती है, क्या बात है? एक बार में रास्ते और गालियां याद हो गई घर की, पर मैं घर नहीं जा रही हूँ। आप मुझे तीसरे टर्न पे पहली बिल्डिंग के आगे छोड़ दे बस। ये सुन सीड बिना कुछ कहे बस कार उस ओर मोड़ लेता है, क्योंकि अन्या के पहले लाइन उससे अब भी सोचने पर मजबूर कर देती है। सीड उसे कुछ मिनटों में बिल्डिंग के आगे छोड़ देता है और एक नज़र आसपास देख कहता है, आप यहाँ उतरेगी? बारिश बहुत तेज हो रही है, मैं आपको अंदर छोड़ दूँ? अन्या उसकी बातों को जायद तवाजो ना देते हुए उसकी जैकेट जल्दी से उससे लौटा कर कहती है, थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, बट इसकी ज़रूरत नहीं, मेरी मंजिल आ गई और साथ ही भी। इतना बोल वो सामने की तरफ इशारा करती हुई कार से उतर जाती है। सीड भी बारिश में देखने की कोशिश करता है तो अन्या एक आदमी की तरफ जल्दी से भागते हुए बढ़ रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि आयुष था। आयुष अन्या को देख जल्दी से उससे अम्ब्रेला के अंदर करते हुए उससे अपनी जैकेट देते हुए कहता है, अरे मैडम, ये आप कहाँ से बारिश में भीगी भागी आ रही है और मुझे अपना दरवान बनाकर अपने इंतजार में खड़ा है। जल्दी अंदर चलो, बारिश बहुत तेज हो रही है। अन्या उसकी बात सुन थोड़े अकड़ में कहती है, अपने बॉस से ऐसे बात करते हैं? इस महीने की तुम्हारी सैलरी और इंक्रीमेंट दोनों काट लूंगी। सिजर। ये सुन आयुष अन्या को देख मुंह बना एक जबरदस्ती की स्माइल के साथ कहता है, बॉस, एम्प्लॉय के बिल्डिंग के नीचे आधी रात को बिन बुलाए नहीं आते हैं, बिना बुलाए मुसीबत और दोस्त आते हैं, और वो तू मेरी दोनों है, इसलिए अपने बॉस गिरी अपने ऑफिस में झरना, अब चल अंदर जल्दी, तुझे ठंड लग जाएगी। इतना बोल आयुष अन्या के सिर पर अपना जैकेट डाल उससे अपने साथ अंदर ले जाता है। आयुष की बातें अन्या भी मुस्कुरा देती है। वही कुछ दूर गाड़ी में बैठा सीट के सब देख रहा था। उसकी नज़र में वो आयुष को नहीं जनता, लेकिन अन्या को उसके साथ इतना कंफर्टेबल हुए जाते देख उससे न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर काश सी गई।
इतने पालों में अन्या शायद उससे खुलकर बात नहीं की, लेकिन आयुष के साथ वो काफी रिलैक्स लग रही थी। ये सब सोच न जाने सीट को क्या हो रहा था। उससे तो ये भी नहीं पता आखिर क्यों अन्या की हर बात उससे इतनी इफेक्ट क्यों करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ शौर्य, जो अपने शूट के काम से 4 दिनों के लिए बाहर गया था, उसे भी कुछ आधी अधूरी इस बात की खबर सबसे बातें कर लग चुकी थी। रुद्र के वापस आने की खबर उससे जितना खुशी पहुंची, उतनी ही दुख और कंफ्यूज। ये खबर जानकर यूं ही ये खुशी सिर्फ 2 पल की थी। लाइफ इतने आईपीएस एंड डाउन दिखा रहे थे कि उसे खुद नहीं पता आखिर हो क्या रहा है। वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता था ताकि सबके साथ इस बारे में बात कर सकते। वो अभी अभी अपनी फ्लाइट लैंड कर कार में बैठा था। कार को घर न जाकर चौहान मैंशन जानने को कह देता है। ये सुन निहारिका, जो उसके बगल में बैठी थी, वो उससे टोकते हुए कहती है, सर आपको घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। इतना लंबी फ्लाइट और शूट के बाद ये भी जरूरी है। कल आपकी न्यू शेड्यूल है। ये सुन शौर्य बड़े सीरियस अंदाज में निहारिका को देख अपना हाथ खड़ा कर कहता है, मिस नीरा हीरा, जानता हूँ तुम मेरी मैनेजर हो, पर सिर्फ प्रोफेशन लाइफ की, मेरे पर्सनल टाइम और मेरी फैमिली के लिए मैं तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता। मेरे लिए मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी मेरी लाइफ सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट शख्स की बात है, जो कि मेरा दोस्त रुद्र है। इसलिए मेरे लिए अभी कुछ मैटर नहीं करता। मुझे भी अपने दोस्त की एक झलक देखनी है। ये सुन निहारिका उसकी तरफ देख कहती है, दोस्त, बट मीडिया रिपोर्ट के हिस्बा से वो तो मर चुका है। निहारिका की सीधी ये बात सुन ना जाने क्यों आज शौर्य को काफी गुस्सा आता है। वो काफी तेज आवाज में निहारिका का बाहें पकड़ उससे अपने करीब कर कहता है, शट अप। मारा नहीं मेरा दोस्त, बल्कि किस्मत ने हमसे छीन लिया था। जिंदा है मेरा दोस्त मेरे दिल में, और आज के बाद मैं ऐसा कुछ किसके मुंह से नहीं सुनना चाहता। वो रुद्र राय चौहान है। वो मौत को भी टक्कर दे सकता है। मैं जानता हूँ, कुछ भी हो मेरा दोस्त जिंदा है। इतना बोल एक झटके में निहारिका को छोड़ खिड़कियों के बाहर देखने लगता है। निहारिका तो बस उससे देखते रह जाती है। लाइफ में शायद उसने पहली बार शौर्य आंखों गुस्से की आग में दर्द देखा था। ऐसा था कि वो उस आग में निहारिका को जला भी सकता था। इस आग में साफ बयां कर रहा था कि वो अपने दोस्त को कितना मानता है। लेकिन निहारिका उससे शौर्य के आखिरी शब्द सुन मन में मन खुद खालन सी हो रही थी। उसके मन में कुछ सवाल से उठने लगे। क्या सच में रुद्र जिंदा है? कुछ पल में कार चौहान मैंशन के आगे रुकता है। निहारिका उसके साथ उतरने को होती है कि शौर्य उससे रोकता हुआ कहता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस अपने घर जा सकती हो। मैं आज यही रुकूंगा। और हाँ, 3 दिन बाद कौशालिया माँ की बरसी है, तो सारे शूट और इवेंट उस हिसाब से कैंसिल कर देना। इतना बोल शौर्य जानने लगता है तो निहारिका झट से कहती है, बट सर ये पॉसिबल नहीं है। एडवांस मिल चुका है, कमिटमेंट कर चुके हैं हम। ये तो आपकी अपनी फैमिली भी। शौर्य निहारिका की बात सुन काफी बेपरवाही से कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता बाकी किसी से, और याद रखना ये बात, ये मेरी फैमिली है। इतना बोल शौर्य चला जाता है तो वही निहारिका के मन में कैसी कुफूती सी होती है। उससे कभी नहीं लगा था कि शौर्य मित्तल की चौहान परिवार से ऐसा रिश्ता होगा। कभी कभी तो उससे लगता है कि बहुत कुछ शायद अब उससे छूट चुका है, और आने वाला भी छूट जाएगा। वो एक नज़र चौहान मैंशन को देख अपनी आंखें बंद कर अपनी मुठिया भींच लेती है। शायद कुछ था निहारिका के मन में जिसकी किसको खबर नहीं थी। वही दूसरी तरफ आयुष का घर। आयुष ने अन्या को एक्स्ट्रा कपड़े दे उससे चेंज करने भेजे दिया, और खुद उसके लिए कॉफी बना कर ले आया। अब तक अन्या भी बाहर आ चुकी थी, और बालकनी एरिया में एक बिन बैग चेयर पे आराम से बैठकर एकटक बारिश को देख रही थी। आयुष अन्या को देख उसके आगे कॉफी करता है। अन्या कॉफी का मग अपने हाथों के बीच जकड़ आराम से उसकी चुस्की लिए खामोशी से बैठी रहती है। आयुष भी उसके सामने वाले चेयर पे बैठ कॉफी की शिप लिए उससे एक पल देखता है। फिर कुछ सोच अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकल उसकी तरफ फेरता है, जिससे अन्या अपने ख्यालों के होश में उस चॉकलेट को अपने गोद में देख उससे लेते हुए मुस्कुराकर आयुष से कहती है, ये क्या है आयुष? क्या मैं अब भी तुम्हें वो कॉलेज वाली अन्या लगती हूँ जो चॉकलेट देख खुश हो जाएगी? आयुष अन्या की बात सुन उसके हाथ से चॉकलेट लिए उसके पास बैठे उससे खोलकर खिलाते हुए कहता है, लेकिन ये ट्रिक हमसे वर्क करती है। अन्या चॉकलेट का बाइट लेने के लिए अपना मुंह खोलती है कि उसकी मिल्क चॉकलेट अन्या के मुंह में जानने से पहले ही टूट जाती है। ये देख अन्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देख आयुष अपने चॉकलेट को दिखाए एक दुखी अरमान लिए कहते हैं, तुम्हें पता है ये चॉकलेट नहीं मेरा दिल है जो देख तेरे प्यार में कितना पिघल कर टूट रहा है। तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाय मेरा बेचारा चॉकलेट। एपिसोड 267।
आयुष का बाटो हाय बाटो में अन्य को सही रहा दिखना। आयुष अपने चॉकलेट को दिखाए एक दुखी अरमान लिए कहते हैं, तुम्हें पता है ये चॉकलेट नहीं मेरा दिल है जो देख तेरे प्यार में कितना पिघल कर टूट रहा है। तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाय मेरा बेचारा चॉकलेट। अन्या पहले उसकी बात सुन उससे अजीब निगाहों से घूरती है, फिर उसके हाथों से बाकी बची चॉकलेट छीन खुद खाते हुए अफसोस किए कहती है, जा तेरा बेचारा चॉकलेट तो मेरे मुंह में शाहिद हो गया। अब क्या? वैसे अगर मैं तेरे इस पिघले दिल का हाल अशी को बता दूं तो फिर सोच तेरा क्या होगा। ये सुन आयुष पप्पी फेस बनाए अपनी टीम तिमाती निगाहों से कहता है, बॉस आप मेरे साथ नहीं कर सकती। मैं तो आपका वफादार सेवक हूँ जो आपकी सेवा में हमसे बिछा रहा है। आप अपने इस सेवक का घर थोड़ी तोड़ेगी, आपको ये शोभा नहीं देगा। अन्या उसकी बात सुन उससे यूं देख अपना सिर हिलाती है जैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देख आयुष अन्या के कदमों में गिरते हुए कहता है, माफ कर दे मेरी माँ, आज के बाद तुझे क्या अपनी मांगेतर पे भी चांस नहीं मरूंगा। माफ कर दे मेरी माँ। अन्या को उसकी नौटंकी देख हंसी भी आती है, लेकिन वो बिना जताए आसपास देख कहती है, वैसे आंटी कहाँ है दिखाई नहीं दे रही है। ये सुन आयुष मुंह बनाए कहता है, माँ किसी महिला मंडली ग्रुप के साथ कोई मंदिर गई है, 3 दिन का ट्रिप है, 2 दिन में लौट आएगी। अन्या उसकी बात सुन अपने पेट पर हाथ रख कहती है, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है तू? जा मेरे लिए कुछ टेस्टी सा खाना बना कर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी। ये सुन आयुष अपने फड़े कहता है, मैं खाना, वो भी तेरे लिए। अन्या उसके ऐसे कहने पर उस पे उगाली पॉइंट आउट करते हुए थोड़े जोर दिए कहती है, हाँ खाना, वो भी तू बनानेगा मेरे लिए। अब जा जल्दी, क्योंकि अशी का नंबर अब तक मैंने डिलीट नहीं किया है। इतना बोल अन्या उसके गालों को बच्चों की तरह पिंच कर वहां से एटीट्यूड में निकल जाती है। ये देख तो आयुष पहले अन्या को घूरता है, फिर बेचारा खुद ही उसके सामने हार मानने किचन में चला जाता है। अन्या बड़े मजे से सोफे पर बैठ टीवी देखने लगती है। उससे खाने से जायद आयुष को परेशान करने में जो मजा आ रहा था। इन बीते सालों में आयुष और अन्या की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। आयुष ने हर मोड़ पे उससे संभाला जो था और उससे आगे बढ़ने का हौसला दिया था। कभी कभी उसके कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन देता था। बेचारा आयुष आधे 1 घंटे की मकाशत में अन्या के लिए खाना बना कर लाता है। अन्या को खाने से जायद उसके किचन में हुआ हाल देख मजा आ रहा था। अन्या उससे देख मजे लेते हुए अपना खाना एंजॉय करती है और उससे फिनिश कर जैसे वो खुशी खुशी बैठती है कि अन्या का फोन बजाता है, जिसमें जियान मैसेज आया था। उस मैसेज को पढ़ अन्या वापस से खामोश हो जाती है। ये देख आयुष उसके पास बैठ पूछता है, क्या हुआ यार? खाना ठीक तो था ना? देख मैंने सच्ची कुछ ऐसा वैसा मिलाया नहीं जिससे तेरे चेहरा का नूर चला जाए। अब बोलो क्या हुआ? ये सुन अन्या एक ठंडी आह भर कहती है, पता नहीं यार, सब इतना उलझा सा हो गया है कि खुद को नहीं पता अब क्या करूं। खुद को संभालूं, परिवार को संभालूं, बिजनेस को संभालूं या अपने दुश्मनों को। तुझे याद है 2 महीने पहले हमने एक बिल्डर के बेटे को जेल भिजवाया था क्योंकि उसने प्रोजेक्ट में करप्शन के साथ हमारी स्टाफ के साथ बदसलूकी की थी। उसका बाप दादाजी और रुद्र का सबसे बड़ा और पुराना दुश्मन हुआ करता था, लेकिन बेटा उसका तो कुछ कहना नहीं, वो वापस से जेल से छूट गया है। और उसकी धमकी तुझे तो याद है ना, हमें तबाह करने की थी। उसकी आग अब भी बरकरार है। आयुष अन्या की बात सुन एक टैडी मुस्कान लिए कहता है, ओह माय गॉड अन्या, रुद्र राय चौहान धमकियों से डर रही है। ये तो अनबिलीव है। आई मीन बिजनेस के इस मुकाम पे खड़े होने पर तो तुझे ये सब तो आम बात लगनी चाहिए। तो फिर बात क्या है? तू पहली बार डर रही है। अन्या आयुष की बात सुन सुनिए में ताकते हुए कहती है, डर? शायद डर रही हूँ। वजह ही सारी धमकियां नहीं बल्कि रुद्र मेरी मोहब्बत है। कभी कभी लगता है वो मेरे पास है तो कभी कभी लगता है वो मुझे बहुत दूर है, इतना कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ उसके पास नहीं जा सकती। दिल कभी कुछ पर भरोसा करने को करता तो दिमाग उस भरोसे को भरोसे में रखने से डरता है। रुद्र के जाने बाद मैंने खुद को हर पल मजबूत रखने की कोशिश की ताकि सारे परिवार मजबूत रहे हैं, महफूज रहे। पर अब जैसे खुद में इतना उलझा रही हूँ कि सब छूट रहा है मुझसे। बिजनेस, परिवार, उनकी खुशी और मैं। आयुष उसकी बात सुन उसकी तरफ देख काफी गहरी आवाज में कहता है, और वजह वो शख्स है न जो तेरे रुद्र के अक्ष में है। अन्या उसकी बात सुन थोड़े हैरत से उससे देखा में सिर हिलाती है। तो आयुष मुस्कुरा उसके हाथों को अपने हाथों में लिए कहता है, देख अन्या, भले ही मैं तुझे बहुत वक्त से जानता हूँ लेकिन तू खुद को मुझसे भी जायद वक्त से जानती है। इसलिए कहता हूँ यकीन तुझे खुद पर रखना होगा, क्योंकि सारी डोर तुझे ही जुड़ी है। बस खुद को यूं बना कि सबको तेरे यकीन पे यकीन हो और तू किसके पीछे नहीं बल्कि सब तेरे पीछे हो। देखना फिर जब खुद के
भरोसा हो जाएगा तो डर शब्द का जिक्र भी नहीं रहेगा। तू हमसे कहती थी ना तेरा दिल तुझे सही राह दिखाता है तो चल उस राह पे। देखा आसान तो मौत भी नहीं है। तो सोचा क्या, बाहर निकल अपने उस रूप को जिसकी हम अभी जरूरत है, जिससे तूने बनाया है इन 3 सालों में। बाहर निकल वो पहचान जिसके आगे लोग झुकते हैं। अन्यारुद्ध राय चौहान, इस नाम का मतलब समझ लोगों कि तुझे हारना इतना आसान नहीं। चाहे किसी मोड़ पे, चाहे सामने तेरी मोहब्बत क्यों ना हो। यार तेरे दुश्मन बस कमजोर देना चाहते हैं, लेकिन तू ये बात होने मत दे। बाहर आ यार। इतना बोल आयुष एक पप्पी फेस के साथ एक शेर की दहाड़ जैसी एक्टिंग करते हुए अन्या को देख कहता है, वे रियली मिस थॉट माई डेंजरस बॉस। अन्या एक्टिंग देख पास पड़ा कुशन उठा मुंह पे मरते हुए हंसने लगती है, जिससे एक पल आयुष अन्या को घूरता है, पर उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। जैसे अन्या को जोश दिए दिए वो भी जोश में आ चुका था। वो अन्या को अपनी बात गंभीरता पे लेने पर मजबूर किए एक्सप्रेशन के साथ कहता है, देख डायलॉग को हल्के में मैं ले, मैं सच कह रहा हूँ। अब उठ मेरी शेरनी और दहाड़ अपने इस अंदाज में कि सकी रूह कब जाए। आयुष अपने फेस पे एक रहस्यमय अंदाज लिए कहता है, और रही बात बिजनेस की तो हार को जीत में कैसे बदलते हैं वो अन्यारुद्ध राय चौहान को अच्छे से पता है। इसलिए अब उठा। आयुष की बातें अन्या को खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ही बना गई थी। वो काफी हल्का महसूस कर रही थी, और उसका यूं हौसला बढ़ना अन्या के लिए एक पावर एनर्जी जैसा पैक था उसके लिए। अन्या आयुष को देख कहती है, थैंक्स आयुष हर वक्त मुझे यूं संभलने के लिए। शायद अब तुम्हारी बातों में मुझे पता है क्या करना है। आयुष अन्या की बात सुन एक्साइटेड हुए पूछता है, अच्छा सच्ची मुझे भी बता, मेरे ज्ञान के हथौड़े ने तेरे कौन से पेज टाइट किए। अन्या उसकी बात सुन उससे घूरती है, फिर दोबारा उसके मुंह पर कुशन फेंक काफी बेफिक्र अनजान में खड़ी होते हुए जाने लगती है। तो ये देख आयुष उससे रोकते हुए पूछता है, ओह मैडम अब कहाँ चली, बाहर कितनी बारिश हो रही है। अन्या बिना मुड़े पीछे से हाथ हिला कहती है, छुट्टियों पे। और हाँ 3 दिन तुम्हें बस से ऑफिस जाना है। ये सुन आयुष कंफ्यूज हुए पूछता है, बस से? लेकिन क्यों, मेरे पास तो कार है। आयुष इतना बोलते हुआ अन्या के पीछे बढ़ता है तो अन्या दरवाजा खोल अपना हाथ में पकड़ी चाबी दिखा कहती है, लेकिन अब नहीं है, इसलिए बस के धक्कों के लिए तैयार हो जा। ओके बाय। इतना बोल अन्या चली जाती है तो आयुष इस बात से हैरान उससे ताकते रह जाता है। फिर जब उसे उसकी कार का याद आता है तो वो भागता हुआ दरवाजे तक आता है, लेकिन अन्या वहां से जा चुकी थी। ये देख बेचारा आयुष अपना सिर हो पटक लेता है, क्योंकि ये उसकी लाइफ में दूसरी बार था, और ये कार भी उसकी दूसरी कार थी। पहली कार उसने अपने 1 साल की सेविंग से ली थी, जिससे अन्या ने हमलवार से बचने के लिए ऐसा उड़ाया कि आयुष और कार दोनों की सांस थाम सी गई थी। बेचारा आयुष तो बच गया था लेकिन उसकी कार नहीं। ये देख आयुष को बहुत दुख हुआ था। उसकी कार उसकी इतनी जताऊ जगत के बाद खरीदी कर 2 महीने में शाहिद हो गई, जिसके बाद अन्या ने उससे दूसरी कार का ऑफर भी दिया लेकिन आयुष ने माना कर दिया। वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट में उनसे अन्या कार नहीं लिया, क्योंकि अन्या और रुद्र ने ऑलरेडी उसके माँ और उसके आये बहुत किया था, उससे एक पहचाना दी थी। और जब आयुष ने दूसरी कार खरीदी थी तब से लेकर आज तक उसने ना अन्या को बैठने दिया न कभी टेस्ट ड्राइव का कहा। इतने बचाते बचते रखा लेकिन आज अन्या फिर गई उसकी कार, जो उसके ख्याल से अब वापस तो नहीं आने वाली। ये देख आयुष अपने दिल पर हाथ रख एक अफसोस भरी आहें भरता है। देखते देखते 2 दिन बीत गए। इस बीते दिनों में अन्या की खबर सिवाय जियान के किसको नहीं थी। अन्या ने कह रखा था कि वो किसी काम से गई है और जल्द ही वापस आ जाएगी। अन्या कहाँ है, क्या कर रही है, इस बातों की खबर किसको नहीं थी। चौहान मेंशन। रात का वक्त। वही कुशलिया जी की बरसी का दिन भी आ गया था। कल उनकी बारिशी की पूजा था, जिसकी तैयारी अब साची देख रही थी। हॉल में बैठे सारे सामान को बराबर से चेक कर रही थी, क्योंकि कल सुबह उन्हें निकालना था। आकाश जी अपने हाथ में एक साड़ी और जेवर लिए साची के पास आते हैं और उससे देते हुए कहते हैं, साची बेटा ये साड़ी और जेवर इन्हें भी सामान में रख दो, कल तुम्हारी सास को मेरे लाया हुआ साड़ी ही चढ़ेगी। ये सुन साची हाँ में सिर हिला बाकी समनाओं में उससे रख देती है। आकाश जी भी एक नज़र तैयारी पे फेरते हैं। तभी वहां दिग्विजय जी बाहर से चले आ रहे थे और उन्हें देख उनके पास आए कहते हैं, साची बेटा सारी तैयारी हो गई न, हमें कल सुबह एक साथ महादेवी के पहाड़ी मंदिर निकाला है। ये सुन साची हाँ में सिर हिला कहती है, जी दादा सब हो गया है, आप निश्चिंत रहे। एपिसोड 268। तभी सारा अपने गोद में रुद्रांश को लिए आती है। रुद्रांश इस वक्त बिल्कुल वो रुद्रांश लग ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल सुस्त सा बच्चा चुपचाप सारा की गोद में सिर टिकाए था।
साची उससे देख जल्दी से रुद्रांश के पास आए उसके माथे पर हाथ रख डाते हुए कहती है, सारा अंश को नीचे क्यों ले आई? देख नहीं रही हो इससे कितना बुखार है? तुम्हें आराम करवाना चाहिए था इससे, और तुम इससे गोद में लिए घूम रही हो। इतना बोलते हुए साची रुद्रांश को गोद में लेती है। ये देख सारा साची से कहती है, अरे दीदी मैं आराम ही करवा रही थी, पर आपके ही सहजते को चैन नहीं, बोलो चीची माँ के पास जाना है। और वैसे भी बुखार तो बस 1-2 डिग्री है, आप बेकार की टेंशन ले रही है, ये तो बस ये इसकी वैक्सीन का असर है। ये सुन साची सारा को उल्टा डालते हुए कहती है, चुप 1-2 डिग्री क्या बुखार नहीं होता? मेरा बच्चा कितना सुस्त हो गया है। अब यहाँ खड़ी क्या है, सेफ से बोल, अंश का मन पासदीदा सूप बनाकर कमरे में आओ, दावा देना है इससे। सारा साची की बात सुन हमें सिर हिला चली जाती है। दिग्विजय जी और आकाश जी भी रुद्रांश के पास उसके सिर पर हाथ फेरे कहते हैं, क्या हुआ, अब तक बुखार उतारा नहीं इसका? साची फिक्र से कहती है, उतारा था डैड, लेकिन शाम होते देखे न फिर चढ़ गया। न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है। इतना बोल साची अंश के माथे को चूमते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है तो अंश आसपास अपनी नन्ही निगाहों से ताकते हुए दरवाजे की ओर देख मायूसी से कहता है, चीची माँ मम्मा नहीं आई। रुद्रांश मम्मा चाहिए। मम्मा कब आएगी? मम्मा मेरा फोन उठा रही है। कहाँ है मम्मा? मम्मा। रुद्रांश की बात सुन सारे लोग एक दूसरे को ताकते हैं। बेचारा बच्चा अपनी माँ को बहुत याद कर रहा था। उसकी तो अन्या से बात भी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो और भी जायद उदास हो चुका था। साची और बाकी सब ने काफी मुश्किल से उससे संभाल समझा बुझा कर रखा था, लेकिन ये नहीं पता था अब कब तक रख पाएंगे। एक बच्चा चाहे हर किसी के गोद में खेल ले, खुश हो जाए, मजे कर ले, लेकिन दर्द में तकलीफ सुकून उससे माँ के ही गोद में मिलता है। साची अंश को यूं देख उसके गालों को प्यार से छू कहती है, अंश मेरा बच्चा, मम्मा जल्दी ही आएगी। उन्हें ये नहीं पता न अंश अपनी मम्मा को इतना मिस कर रहा है, वरना और भी जल्दी आ जाती। चलो हम कमरे में चल, कल दादी के लिए पूजा है न, आप दादी को कार्ड देना चाहते थे, चलो हम कार्ड बनते हैं। इतना बोल साची अंश को लिए चली जाती है। तो वही दिग्विजय जी और आकाश जी का मन अंश के मायूस चेहरे को देख काफी उदास हो जाता है। सब इतने मजबूर थे कि उस बच्चे की उदासी की वजह भी नहीं मिटा सकते थे, नहीं लौटा सकते थे उसकी माँ को। ये देख दिग्विजय जी एक आह भर कहते हैं, आकाश हो सके तो रेहान को बोल दोबारा रुद्रांश के लिए डॉक्टर को बुला लो, उसकी तबीयत से बड़ी कुछ नहीं हमारे लिए। जब तक अन्या लौट नहीं आती, रुद्रांश हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं अन्याय एक बार फिर हमसे निराश हो। आकाश जी दिग्विजय जी की बात सुन हमें सिर हिलाते हैं। दिग्विजय जी अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए फिर कुछ सोच रुक कर कहते हैं, और हाँ एक बार खुद पंडित से बात कर लेना, कल की पूजा के लिए कोई विशेष इंतजाम तो नहीं करने हैं ना? आकाश जी दिग्विजय जी की ओर देख कुछ आशमंजस में कहते हैं, डैड मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, हम अपने मंदिर क्यों नहीं चल रहे हैं? इतनी दूर महादेवी पहाड़ी मंदिर क्यों चल रहे हैं, जबकि पूजा तो हर साल हमारे मंदिर की होती है? दिग्विजय जी आकाश जी की बात सुन कुछ सोचे गंभीर भाव लिए कहते हैं, आकाश मंदिर में पूजा तो हम हर साल करते ही है, लेकिन न जाने मेरे ख्याल में कुशालिया बहू की एक बात आ गई कि उसकी बड़ी मनोकामना थी कि अपने रुद्र के बेटे को अपने गोद में लिए वो महादेवी की पहाड़ी मंदिर जाए, लेकिन अफसोस उसकी ये कमाना वैसे पूरी नहीं हो पाई, तो हमने सोचा ऐसे ही कर लेते हैं। पीछे 2 साल रुद्रांश बहुत छोटा था, लेकिन अब समय आ गया है कि कुशालिया की वो मुराद भी पूरी हो सके। ये सुन आकाश जी इस बात पे कुछ नहीं कह पाते, पर कुछ सोच दुखी भाव लिए कहते हैं, काश कुशालिया की इस मुराद में हमारा पूरा परिवार शामिल हो पाता, लेकिन अफसोस किस्मत ने रुद्र को हमसे छीन लिया और अब अन्या, उसकी भी खबर नहीं, क्या पता वो आएगी कि नहीं। ये सुन दिग्विजय जी को भी काफी अफसोस सा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं अन्या के ऐसे जानने की वजह दिग्विजय जी खुद की भूल को मान रहे थे। वो उस बात को सोच आकाश के कंधों पर रख कहते हैं, आकाश तुम चिंता मत करो, अन्या भले ही हमसे दुखी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जरूर आएगी। कुशलिया बहू की पुण्य तिथि की पूजा अन्या की पुण्य आहुति से ही संपन्न होगी, देखना मेरा ये विश्वास है। कल हमारा पूरा परिवार कुशालिया में पुण्य तिथि पे उपस्थित होगा। दिग्विजय जी की बात सुन आकाश जी उन्हें देखते हैं। दिग्विजय जी आंखों में को विश्वास और एक दृढ़ निश्चय भाव था, वो कुछ अलग था, जैसे कि उन्होंने कल को आने से पहले ही भाप लिया हो। ये बात आकाश जी थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। दिग्विजय जी आकाश जी अपने बातों में लगे वापस से तैयारियों का जायजा लेते हैं, तो वही थोड़ी दूर हुए कोई उनकी बातें सुन चुका था और कुछ दूर हटे एक नंबर पे मैसेज भेजता है, कल का शुभ दिन, महादेवी पहाड़ी मंदिर। पूरा चौहान परिवार बिना अपने ढाल, सुनसान जगह और खाली मंजर में मची तबाही। मौका मिला ऐसा जो वक्त न दे दोबारा।
हासिल कर लो अपने इज्जत का वो नजारा, सिवाय एक को छू सबको मिटा दो क्योंकि बाकियों की हम नहीं जरूरत दोबारा। ये मैसेज सेंड करते वक्त उस शख्स के चेहरे पर एक गुस्से की आग बनी जावा जैसी मुस्कान थी। बातें पहेलियों में थी लेकिन मतलब का इशारा बिल्कुल सही था। ऐसा था कि चौहान परिवार की जान अब न जाने किसके हाथियों में थी। आने वाले के खतरों से पड़े सब बेफिक्र अपने हो चिंता में थे। देखते ही देखते ये रात भी काट गई। सुबह का वक्त सूर्योदय। सुबह में 6 बज रहे थे। चौहान मेंशन में गरियों की कतार लगी थी। सारे नौकर एक एक कर सारा सामान कारियों में रख चुके थे। लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी। सब एक साथ निकलने वाले थे, इसलिए सारे लोग भी अपना अपना तैयार हुए बाहर आ रहे थे। साची पहले ही सारी तैयारी देख रुद्रांश के पास गई थी उससे लेने। रुद्रांश का बुखार नम तो हुआ था लेकिन बच्चे के खोया नूर अब तक वापस नहीं आया। वो काफी उदास और सुस्त सा था। रह रह कर बुखार उससे छू गुजर रहा था। नींद के बेहोशी में भी रुद्रांश सिर्फ मम्मा मम्मा पुकार रहा था। ये सब रेहान और साची के लिए काफी ज्यादा कष्ट भरा था। अंश को ऐसे देखना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आखिर जान था वो सबकी। आकाश भी तैयार हुए नीचे एक नौकर को कुछ समझा रहे थे कि तभी दिग्विजय जी अपनी छड़ी के सहारे नीचे आते हुए कहते हैं, अरे आकाश सब आ गए क्या? देखो समय हो रहा है, हमें निकलना भी है। ये सुन आकाश जी दिग्विजय को सहारा दिए सीढ़ियों से नीचे करते हुए कहते हैं, हाँ डैड सब हो गया है। मैंने मुन्ना को भेजा है वो बाकियों को भूलने। तभी वहाँ शौर्य अपनी कार से सुबह सुबह भागते दौड़ते आता है और कार से निकल अपनी वाइट सिल्क का कुर्ता और वाइट धोती संभाले उनके पास आते हुए जल्दी से कहता है, दादाजी अंकल मैं टाइम पे हूँ ना, लेट तो नहीं हो गया? ऐसे बोलते हुए शौर्य अपने धोती को आगे से पकड़ के उठाया हुआ था। ये देख दिग्विजय जी और आकाश जी एक नज़र उससे देख हैरान और अगले पल होठों मुस्कान लिए हंसते हुए कहते हैं, शौर्य बेटा तुम लेट नहीं हो लेकिन ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? हमने पंडित जी बुलाया है, तुम्हें पंडित बनने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सुन शौर्य मुंह बना जबरदस्ती की मुस्कान में कहता है, वेरी फनी अंकल, मैं कोई पंडित बन के नहीं आया हूँ। वो बस कल मैं लेट नाइट शूट पे था और सुबह सुबह वहीं से आ रहा हूँ। घर जाकर कपड़े बदलता तो टाइम लग जाता, इस डर से मैंने वही के कॉस्ट्यूम में ये पंडित जैसे कपड़े पहन लिया जल्दी जल्दी में बस। और आप लोग मेरी सिट्यूशन रखने की जगह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुन दिग्विजय जी आकाश जी की तरफ देख कहते हैं, अरे आकाश खबरदार मेरे पोते का मजाक उड़ाया। वैसे भी एक से भले 2 पंडित, सही होगा ना? पूजा में विघ्न नहीं आएगी। ठीक कहा ना शौर्य? शौर्य ये सुन दिग्विजय जो को अपनी आंखें छोटी कर घूरता है। तभी अभय कार में ताजी ताजी मिठाइयाँ रखवा कर उनके पास आते हुए कहता है, अरे दादाजी ये पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें मंदिर में होना चाहिए था। शौर्य की पीठ थी अभय की तरफ इसलिए उसने ऐसा कहा। ये सुन दिग्विजय जी और आकाश जी की हंसी छूट गई तो वही शौर्य गुस्से में आ गया। वो अपनी आंखें चढ़ाए पीछे मुड़ता है तो अभय चौंकता हुआ कहता है, शौर्य तू, वो भी इस हुलिये में? इतना बोलते बोलते अभय की कुछ हंसी छूट जाती है। तभी ताबिश बाहर आते हुए सिट्यूशन देख शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है, वहाँ शौर्य खुद शादी की उम्र में ये दूसरों की शादी करवाने का कब से पंडित वाला काम शुरू कर दिया है। इतना बोल वो रेहान जो उसके साथ आया था उससे एक थाली देता है। रेहान भी हंसते हुए इस सिट्यूशन में मजे लिए कहता है, लगता है शौर्य भाई की रुद्र भाई की जुबान में बोले तो नौटंकी की दुक्कन कुछ चल नहीं रही है, इसलिए उन्होंने साइड बिजनेस शुरू कर दिया है। भाई जब मैं दोबारा करगा तो आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा। इतना बोल वो तीनों हंसने लगे तो शौर्य का अब दिमाग फट गया। वो अपना झूठा उठते हुए कहता है, रुक आज मैं बताऊँ तुम सबको, शादी के साथ किराया कर्म भी करता हूँ। एपिसोड 269 सिड शामिल इन पूजा। वो तीनों हंसने लगे तो शौर्य का अब दिमाग फट गया। वो अपना झूठा उठते हुए कहता है, रुक आज मैं बताऊँ तुम सबको, शादी के साथ किराया कर्म भी करता हूँ। इतना बोलते हुए शौर्य उनकी तरफ दौड़ता है कि उसकी धोती मिस बॉलर्स हो जाती है। ये देख रेहान रुकते हुए किया है, अरे भाई पहले अपनी इजाजत तो संभाल लो, हमें बाद में संभलना। बेचारा शौर्य ये सुन अपना धोती संभाले उनके पीछे भागता है। तीनों इधर उधर भागने लगते हैं। ये बच्चों वाली पकड़ परकड़ी देख दिग्विजय जी और आकाश जी की जैसे एक हंसती खेलती सुबह हुई थी, लेकिन वो बच्चे नहीं थे। उनकी धामा चौकड़ी देख दिग्विजय जी उन्हें डांटते हुए तेज आवाज में कहते हैं, नलायकों उम्र तो देखो अपनी, ऐसे बच्चों जैसे हरकतें करोगे तो तुम सबको बहुत मैं छोड़ूंगा नहीं। दिग्विजय जी की डांट न उस पे तो असर नहीं हुआ लेकिन दिग्विजय जी की खांसी उठ गई। आकाश जी उन्हें संभले कहते हैं, डैड आप तो जानते हैं ये चारों हमारी सुनने कहा है। पहले रुद्र ने थोड़ा डरते थे तो काबू में रहते थे और अब अन्या से डरते हैं लेकिन है नहीं।
इसलिए बेफिक्र हुए बैठे हैं। आप रुके, मैं देखता हूँ इन्हें। इतना बोल आकाश जी आगे बढ़ जाते हैं। शौर्य रेहान और तवीश के पीछे अपना जूता फेरता है जिससे वो दोबारा बच जाते हैं। ये देख शौर्य एक हाथ से अपनी धोती संभले दोबारा झूठा उठते हुए कहता है, आज मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तुम। इतना बोलते हुए शौर्य वापस से जूठा उठाए फेंकने वाला था कि तभी सामने एक परछाई को देख शौर्य जैसे जमसा गया। उसकी आंखें हैरानी में दो गुनी बड़ी हो गई और साथ ही सारे शख्स के उस परछाई को देख अपनी अपने जगह जमसे गए, क्योंकि सामने और कोई नहीं सीट खड़ा था। वाइट कुर्ते पजामे की वो बिल्कुल शांत श्वेत जैसा था, लेकिन उसकी परछाई में छुपा वो ऑरा बिल्कुल रुद्र जैसे था। शौर्य तो सब भूल सा गया था सामने सीट को देख। सब हैरान थे उससे वहां देख, सिवाय एक शख्स के, वो थे दिग्विजय जी। वो सीट को देख अपने होठों पे मुस्कान लिए आगे बढ़ते हुए सीट से कहते हैं, बेटा सिद्धार्थ तुम आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी छोटी सी विनती स्वीकार करने की। इतना बोल दिग्विजय जी अपना हाथ जोड़ने को चाहते हैं कि सिद्धार्थ उनका हाथ थम उन्हें रोक कहता है, कैसी बात कर रहे हैं दादाजी, इसमें शुक्रिया कैसा? आपने इतने प्यार से बुलाया है तो साथ देने आना ही था। वैसे भी हमारी पिछली मुलाकातें इतनी सही नहीं थी जिसके मैं आपके माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सीट भी माफ़ी मंगाने को होता है कि दिग्विजय जी उन्हें रोक देते हैं कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, मिस्टर दिग्विजय चौहान हमारा स्वागत नहीं करेंगे। उस आवाज़ को सुन सबका ध्यान उस ओर जाता है जहाँ से राजवेंद्र बेदी, उनकी पत्नी मालविका बेदी और बेटी नीतिया बेदी तीनों सफ़ेद कपड़ों में वहाँ चले आ रहे थे। नीतिया तो आते ही सीट के बगल में शान से खड़ी हो गई, लेकिन सीट को फर्क नहीं पड़ा। उसकी निगाहें जैसे किसको अब तक तलाश में थी। उनका आना दिग्विजय जी के साथ किसको उठना पसंद नहीं आया, लेकिन दिग्विजय जी को न कहते हुए भी उनका स्वागत करना पड़ता, क्योंकि वो चाहते थे कि सीट इस पूजा में संभाली हो किसी भी कीमत में। ये सब देख आकाश जी धीरे से दिग्विजय जी के कानों में पास हुए परेशान स्वर में कहते हैं, डैडी आप क्या कर रहे हैं? आपने इन्हें क्यों पूजा में शामिल होने बुलाया है? आपको पता है अन्या को आपके इस फैसले से कितना दुख होगा? दिग्विजय जी आकाश जी की बात सुन एक गंभीर स्वर लिए कहते हैं, एक माँ की शांति के लिए हम एक बेटी को मना लेंगे, तुम चिंता मत करो आकाश। दिग्विजय जी राजवेंद्र बेदी का स्वागत करते हुए कहते हैं, राजवेंद्र तुम मेरा आमंत्रण स्वीकार कर पूजा में संभाली होने आए, मुझे बेहद खुशी हुई। राजवेंद्र जी हंसते हुए तीखे जवाब में कहते हैं, अरे मिस्टर चौहान हमें तो आना ही था, आखिर आपने बुलाया था। वैसे माफ करिएगा पिछली बार आप हमारे घर आए और हमने स्वागत भी आपका नहीं किया ठीक से, हमें बहुत बुरा लगा। हमने तो उस नौकर को बुद्ध सबको इस गलती के लिए सजा दिया, उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ करिएगा। नौकर थे न छोटे लोग बड़े लोगों की समझा नहीं थी। वैसे बड़े लोग जिक्र हो और आपकी बहू का जिक्र न हो ऐसा हो नहीं सकता। वैसे कहा है वो, काफी दिनों ने मुलाकात नहीं हुई। अन्या का जिक्र सुन दिग्विजय जी एक पल खामोश हो गए तो सीट की निगाहें इस बात को जाने की उत्सुकता में दिग्विजय जी पी टिक गई। दिग्विजय जी हालातों को देख एक मुस्कान लिए कहते हैं, अन्या वो कुछ काम से बाहर गई है, आती ही होगी पूजा में शामिल होने। ये सुन राजवेंद्र बेदी आचार्य में तीखी छोटी मुस्कान लिए कहते हैं, बाहर गई है? हाँ अब तो बाहर जाना होगा, मुंह छुपाने। वो क्या है न, जब लगातार हार का मुख देखने को मिले और मार्केट में भी नाम खबर होने लगे तो भाई बाहर भागना ही बेस्ट होता है कि नहीं? राजवेंद्र बेदी की बात सुन दिग्विजय जी गुस्से में मुठिया काश गई, लेकिन वो इतने मजबूर थे कि कुछ कह नहीं पाए। हालत अभी उनके पक्ष में जो नहीं था वही रेहान ताबिश अभय शौर्य कुछ दूर खड़े बस सीट को तक रहे थे। राजवेंद्र जी की बात सुन रेहान का तो खून खोल गया। वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, इस बेदी की तो मैं खबर लेता हूँ। रेहान गुस्से में आगे बढ़ता कि अभय उसका हाथ पकड़ उससे रोकते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ। रेहान ये सुन झलते हुए कहता है, शांत हो जाओ कैसे भाई? इसने पहले दादाजी इंसल्ट की, अब मेरी भाभी की इंसल्ट कर रहा है और आप कह रहे हैं शांत हो जाओ। मेरा तो जी कर रहा है अभी अपनी गन की सारी गोलियां इसके भेजे में उतार दूं। रेहान का गुस्सा देख अभय उसके कंधे पर हाथ रख उससे सहलाता हुआ उससे शांत करवाते हुए कहता है, देखो रेहान मैं तुम्हारा गुस्सा समझा सकता हूँ, लेकिन गुस्से में आकर ऐसा वैसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सही वक्त और सही जगह होना जरूरी है, और वैसे भी अगर दादाजी शांत है तो वजह तुम्हारे रेहान, उसके इस चीज जाया मत होने दो। इतना बोलते हुए अभय एक नज़र शौर्य को देखता है ताकि वो भी कुछ कर रेहान को शांत करवा सके, लेकिन शौर्य तो अपने फॉर्मूले में मगन था। ये देख अभय तो थोड़े चिढ़े स्वर में कहता है, अब क्या तू मंत्र याद कर रहा है पूजा के लिए?
ये सुन शौर्य थोड़े सोचने अंदाजा में कहता है, नहीं यार मंथ नहीं, मैं तो अपनी स्क्रिप्ट सोचकर ये सोच रहा था कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। सेम आंखें, सेम होठ, नख, लिप्स, डोले शोले, एप्स, फीचर्स और भाई सब कुछ सेम है, लेकिन नाम नहीं। ऐसा पॉसिबल है? ये हमारा रुद्र नहीं बल्कि कोई और है। शौर्य का ये गणित सुन सब उससे यूं ताकते हैं कि इतना क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत थी, वो सीधा भी बोल सकता था। वो लोग आगे कुछ कह पाते कि सबके कानों में एक खिलखिलाते हुई आवाज आती है, आबीएफएड। ये आवाज रुद्रांश की थी, जिससे साची अपने गोद में लिए बाहर आई थी। साची की लाख कोशिश के बाद भी रुद्रांश उदास सा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सीट पे पड़ी तो उसके चेहरा जैसे खिलाया हो। वो जल्दी से साची के गोद से उतार भागता हुआ सीट की तरफ दौड़ाता है। सीट की भी निगाहें रुद्रांश की आवाज़ सुन उस पे जाती है। वो भी जल्दी से आगे बढ़ अपनी बाहें फैला लेता है। रुद्रांश जल्दी भागता हुआ सीट की बाहों में सिमट जाता है। सीट रुद्रांश की एक टाइट और वार्म हग करता है। रुद्रांश खुशी से चहकते हुए सीट के चेहरे को अपने नन्हे नहीं हाथों में कहता है, आबीएफएड आप भी हमारे साथ दादी की पूजा में चल रहे हो। ये सुन सीट मुस्कुरा हुआ उसके गालों को प्यार से खींचता हुआ कहता है, यस जूनियर चौहान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये सुन रुद्रांश की खुशी में 2 गुना बढ़ जाती है। वो खुशी से गोद में ही उछालते हुए कहता है, ये बाला मजा आएगा। ये रुद्रांश को खुश देख सीट के होठों के साथ दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसका सुना मन वापस से भर सा गया। वो बड़े प्यार से उसके माथे को चूमता तो कभी उसकी उंगलियों से खेलता। दोनों को यूं खेलता देख शौर्य अभय के कंधे पर सिर रख कहता है, यार बरवारची ये पल क्यों मुझे सपने जैसा लग रहा है। ये सुन अभय के साथ ताबिश भी हमें सिर हिलाता है। रेहान की तो आंखें नम थी, जैसे वो अपने बचपना का पल याद करता हो। वो भी अपने भाई को देख कैसे खुशी से उसके गोद में जबरदस्ती चढ़ जाता है, जहां उससे वो डांट और वो प्यार दोनों मिलता था। सच कहते हैं वक्त बहुत जल्दी बीत जाता, ऐसा बिता खुद को भी खबर न हो। वही दिग्विजय जी और आकाश जी का भी कुछ ये हाल था। दिग्विजय जी जल्दी से खुद को संभले, सबको चलने का कहते हैं। ये सुन सब हाँ में सिर हिला अपने अपने गाड़ियों में बैठने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी नीतियां भी सीट के पास आती है। सीट तो रुद्रांश के साथ मगन उससे इग्नोर कर रहा था। ये देख नीतियां को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्रांश खुश होते हुए कहता है, आबीएफएड मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुन सीट हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, जरूर जूनियर चौहान, जैसा आप कहे। 1 मिनट रुके, मैं आपके दादाजी को खबर कर देता हूँ। ये सुन रुद्रांश हाँ में सिर हिला देता है। सीट उससे अपने साथ कार में बैठा दिग्विजय जी को खबर देने के लिए जाता है। दिग्विजय जी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती। ये जान सीट खुशी खुशी कार में वापस आता है तो देखता है कार में रुद्रांश नहीं था, बस नीतियां थी। ये देख सीट हैरान परेशान हुए नीतियां से पूछता है, नीतियां जूनियर चौहान कहाँ है। नीतियां सीट का सवाल सुन बड़े आराम लहजे में कहती है, वही जहां उससे होना चाहिए था। उसके फैमिली वाले आकर उससे ले गए। यू नाउ है तो वो एक छोटा सा बच्चा, न तो उससे यू एक अनजान के साथ कैसे छोड़ सकते हैं। चलो तुम बैठो, देखो सारी गरिया निकल चुकी है, हमें भी निकालना होगा। ये सुन सीट का मन मायूस हो जाता है। अनजान शब्द सुन लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। वो यूं ही मन में सोच चुपचाप कार में बैठ जाता है। उससे तो खबर ही नहीं कि इस अनजान शब्द ने क्या किया। सीट का दिल अब और भी ज्यादा उदास हो चुका था और दिल बेचैन। सबकी कार वहां से पहाड़ी के मंदिर के लिए निकल जाती है। एपिसोड 270 पूजा के खलल। कुछ घंटों के सफर के बाद सब एक साथ महादेवी के पहाड़ी मंदिर पहुंच चुके थे। ये एक ऊंचे पहाड़ के टीले पे बना मंदिर था, जहां आसपास की समतल जमीन के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर था। सब एक एक कर कार से नीचे उतरते हैं। आकाश जी, दिग्विजय जी सब आगे बढ़ जाते हैं। शौर्य अपने आंखों से चश्मा हटा आसपास का अपनी नजरों से एक जायजा लिए थोड़े आचार्य से कहता है, यार जगह तो बहुत सुंदर लेकिन थोड़ी अजीब नहीं है। यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं है। थॉट स्ट्रेंजर। शौर्य की बात सुन ताबिश भी हमें सिर हिलता है, क्योंकि उससे क्या सबको ये जगह अलग लग रही थी। अभय भी उनकी बात सुन हमें सिर हिलाए कहता है, कह तो ठीक रहे हो, बट हो सकता है कि आज सेफ्टी पर्पसे के लिए यहाँ ऐसा किया हो। और तो और देखना नहीं, ये मंदिर शहर कितना दूर और ऊंचा जगह पर है, शायद यहाँ लोग भी कमाते होंगे। अभय की बात सुन सब अपना सोच झटकते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। वो सारे लोग मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। वही सीट की निगाहें इस वक्त परेशान सी सिर्फ रुद्रांश को तक रही थी, क्योंकि वो उससे थोड़ा कटाकाट सा जो लग रहा था उससे। वो इस वक्त रेहान के गोद में काश कर उससे पकड़े था और अपना सिर उसके कंधे पर रखा हुआ था। सीट ने उससे इशारा भी किया
तो फिर रुद्रांश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नजरें फेर ली। ये देख सीड अपने कदम उसके ओर बढ़ता कि रुद्रांश ने इस बार अपना मुंह मोड़ लिया उससे। ये देख सीड के दिल में ना जाने एक आह सी उठी। उससे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कुछ पल पहले तो सब ठीक था, अचानक रुद्रांश को क्या होगा। वो उससे एक अजनबी जैसा बिहेव कर रहा था जो अब सीड के दिल को कचोट सा रहा था। सब लोग मंदिर में चले आए जहां सारी तैयारी हो चुकी थी। सामने कौशालिया जी की बड़ी सी तावीर लगी थी। सीड जिसका ध्यान रुद्रांश के उदास मायूस से चेहरे पर था, उसकी नज़र मंदिर में कदम रखते ही सहसा ही कौशालिया जी की तस्वीर पे चली जाती है। उनकी निगाहों में अपने निगाहों से मिला सीड के मन को अजीब सा लगता है। कुछ था उस तस्वीर को उससे हर पल अपनी ओर खींच रहा था, जैसे वो उससे अपने साथ होने का एहसास दिलाया हो, बरोस के एक टूट रिश्ते का एहसास दिलाया हो। सीड अलापक सब उस तस्वीर को ताक रहा था कि तभी उसका ध्यान पंडित जी की आवाज़ से टूटा है। पंडित जी सारी तैयारी कर आकाश जी से कहते हैं, जजमान सारी तैयारी हो गई है, मुहूर्त का भी समय हो गया है, पूजा शुरू करे। ये सुन आकाश जी एक नज़र बाहर और अपनी हाथों में बंदी घड़ी को ताकते हुए कहते हैं, कुछ देर और रुक जाए पंडित जी, मेरी बड़ी बहू अब तक नहीं आई, उसके बिना पूजा कैसे। आकाश जी आगे कुछ कहते कि दिग्विजय जी उन्हें बीच में टोकते हुए कहते हैं, आकाश पूजा में देरी अच्छी बात नहीं, अन्या आती होगी, हम पूजा शुरू करते हैं। ये सुन आकाश जी असमंजस के भाव लिए कहते हैं, पर डैडन्या। दिग्विजय जी उन्हें समझाए कहते हैं, वो वक्त पे आ जाएगी, मुझे विश्वास है वो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएगी, हम पूजा शुरू करते हैं। वैसे भी पूजा में तो रेहान और साची को बैठना है ना, तो अब देरी कैसी, चलो पूजा शुरू करो। दिग्विजय जी की बात सुन आकाश जी हामी में सिर हिलाए रेहान और साची को पूजा में बैठने को कहते हैं। रेहान आगे बढ़ता है तो साची उससे रोक उसके गोद में चढ़े रुद्रांश का माथा छू परेशानी और फिक्र भरी भाव लिए कहती है, रेहान अंश का बुखार जैसे दोबारा से बढ़ने लगा, तुम एक काम करो इससे सारा को दे दो, वो उससे सुला देगी, और वैसे भी पूजा में उठे हवान के दोहे से कहीं उससे परेशानी नहीं होने लगे। ये सुनते ही रेहान कुछ कह पता कि रुद्रांश काश कर रेहान के गाले लगे कहता है, नहीं चाचू मुझे आपके पास रहना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप रुद्रांश को अकेला मत छोड़ो मम्मा डैडी के जैसे, प्लीज चाचू प्लीज। रुद्रांश अपनी बात कहे रोने लगता है। ये देख रेहान के साथ साची भी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि रुद्रांश ऐसा बच्चा नहीं जी ऐसे ही बातों पे रो दे। कुछ था उसके नाजुक से मन जो उससे ऐसे बिहेव करने पे मजबूर कर रहा था। साची जल्दी से रुद्रांश के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछती है, अंश बेटा क्या हुआ आपको, आप ठीक हो ना। अंश मेरा बच्चा बोलो क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है, आपने ऐसा क्यों कहा बेटा। रुद्रांश साची की बातों का कुछ जवाब नहीं देता, बस रेहान को काश कर जकड़े रहता है। ये देख साची परेशान और लाचार निगाहों से रेहान को देखती है। रेहान भी कुछ सोच में पड़ जाता है। वो रुद्रांश के सिर को सहलाता हुआ कहता है, लिटिल टाइगर क्या हुआ आपको, मुझे बताओ, अपने चाचू को बताओ। इतना बोल वो रुद्रांश का चेहरा अपने तरफ करता है। उसके नन्हे नन्हे आंखों में मोटे मोटे आंसू देख रेहान फिक्र से उसके अश्रुओं को पोंछते हुए कहता है, लिटिल टाइगर आप ऐसे रो रहे हैं, क्या बात है, बोलो बच्चा, आप कहीं पैन हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रेहान के सारे सवालों के जवाब में बस रुद्रांश मासूमियत से नमे सिर हिला देता है। ये देख रेहान कुछ सोचता हुआ प्यार से उसके गालों को छूकर उससे चूमता हुआ कहता है, मेरा स्टोरैंग लिटिल टाइगर हो ना तो फिर रो क्यों रहा है, आपके बड्डी चाचू आपको छोड़ कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, अब आप रोना बंद करो। साची भी उसके सिर को सहलाकर उससे पुचकारती हुई कहती है, और आपकी चीची माँ भी, आपको कोई छोड़कर नहीं जा रहा है बच्चा, क्या बात बच्चा, अपने चीची माँ को बताओ। रेहान और साची के कॉन्स्टोल करने पर रुद्रांश अपनी नन्ही आंखों से बड़े उम्मीद लिए उन दोनों को ताकते हुए उदासी लहजे में सिर्फ एक शब्द कहता है, मम्मा। ये सुन रेहान और साची लाचारी से एक दूसरे को देखते हैं। फिर रुद्रांश की तरफ देख बड़े प्यार से कहती है, आप मम्मा को मिस कर रहे हो, बस इतनी सी बात, बेटा मम्मा बस आती होगी, देखो अभी दादी की पूजा हो रही है, न देखना पूजा फिनिश होने तक रुद्रांश की मम्मा रुद्रांश के पास होगी। साची की बात सुन रुद्रांश बड़े मासूमियत से अपना हाथ आगे कर पूछता है, प्रोमिस। साची मुस्कुराकर उसके हाथों को थाम उससे चूमते हुए कहती है, प्रोमिस। रेहान रुद्रांश का मूड सही करने की कोशिश लिए उससे गुदगानी लगते हुए उसी हंसते हुए कहता है, और वैसे भी जब बड्डी चाचू हो साथ तो फिक्र की क्या बात है ना। रेहान के ऐसे करने पे रुद्रांश खिला खिला देता है। उससे वापस हंस देख दोनों के मन को कुछ शांति मिलती है। रुद्रांश रेहान को टाइट हक किए कहता है, आई लव यू चाचू।
ये सुन रेहान के दिल में एक अलग से एहसास उठे। उससे वो पल याद आने लगे जब वो भी अपने भाई को ऐसे ही हक कर ये शब्द कहता था, जिस पे रुद्र बहुत चिढ़ता उस पर। लेकिन रेहान जानता था कि रुद्र ये सब ऊपर से दिखाता है, अंदर से वो उससे बहुत प्यार करता है। रुद्र ने जितना रेहान के लिए बचपन से लिए किया था, अगर रेहान उसका 1% भी रुद्रांश के लिए करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये पल बहुत भावुक सा था, जिससे वो अपने अंदर संभाल अपनी पलकें कुछ दूर खड़े सीट पे फेरता है, जो कि इस वक्त राजवेंद्र जी से बात कर रहा था। रेहान उस यूं ताकते हुए अपने मन में दिल से पुकारता हुआ कहता है, आई लव यू भाई एंड आई मिस यू। रेहान ने तो जैसे अपने मन में कहा, लेकिन जैसे हवाओं के रुख ने इस बात की खबर सीट के दिल को बिना बोले दे दिया। सीट की भी अचानक ही निगाहें रेहान पर चली जाती है, लेकिन तभी आकाश जी ने दोबारा रेहान और साची को पूजा में बैठने के लिए आवाज दी, जिससे देख रेहान खुद को संभाले रुद्रांश को लिए साची के साथ पूजा में बैठ जाता है। सब कोई भी पूजा में बैठ जाते हैं। दिग्विजय जी जानबूझकर सीट को बिल्कुल रेहान के सामने बैठते हैं, ताकि कौशल्या के दोनों बच्चे आज पूजा में शामिल हो सके। सीट को वहां बैठता देख नीतिया भी उसके बगल में बैठने को होती है कि शौर्य की कुरफाती दिमाग फिर जाता है। वो जानबूझकर नीतिया के बैठने से पहले उस जगह पे घी गिरा देता है। ये देख नीतिया हराबर सी जाती है। शौर्य गधे को देखते हुए बड़े अनजान भाव लिए कहता है, सॉरी मिस, वो गलती से गिर गया, मैं तो बस ये घी पंडित की तरफ पास कर रहा था। ओह हो, गधा खराब हो गया, और अगर आप यहाँ बैठी तो शायद कपड़े भी खबर हो जाएंगे। ये सुन नीतिया बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में शौर्य को देख कहती है, अगर खराब हो गया है तो चेंज करवाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं यही बैठगी। शौर्य उससे देख काफी नर्म भाव में अपनी एक्टिंग के जलवे दिखा कहता है, मैडम हम घर में नहीं है, जंगलों के बीच में है, मैं यहाँ गधा नहीं पर घास घुस लेकर आ सकता हूँ, आपके बैठने के लिए आपको चलेगा। नीतिया को शौर्य की बातों में गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में कुछ कह पाती कि उससे पहले ही सीट बीच में टोक कहता है, नीतिया तमाशा मत करो, हम यहाँ किसी के शौक की पूजा में आए हैं, चुपचाप पीछे बैठ जाओ। सीट की बातों को सुन नीतिया की भाये तन जाती है। वो कुछ कह पाती कि मालविका भी नीतिया को अपने साथ पीछे बैठने के लिए ले जाती है। ये देख शौर्य के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ जाती है। वो भी आराम से अपनी जगह पे बैठता है तो ताबिश उससे एक ताली दिए धीरे से कहता है, वाह भाई, आपने क्या काम किया है, भाभी की जगह उस चुड़ैल को लेने नहीं दी। शौर्य भी हंसते हुए कहता है, अरे कैसे लेने देता, मेरे एरियल दोस्त के साथ मेरी भाभी ही सूट करती है, ये चुड़ैल नहीं, न जाने कहाँ से आ जाती है, एक बार सब ठीक होने दो, मैंने ना इसका हुस्लिया बदला देना है, एक बच्चे का बाप हुए भी कुंवारा जवान चिकना मुंडा लगता है तो चुड़ैलें पीछे पड़ेगी ही न। तविश शौर्य की प्लानिंग सुन हंसने लगता है कि अभय दोनों को घूर कर देखता है, जिससे ताबिश चुप हुए पूजा में कॉन्सेंट्रेट करता है। शौर्य मुंह बनाए मन में कहता है, उससे पहले इस बरवाची का कुछ करना होगा, जब देखो बस मुझे घूरते रहता है। रुद्रांश अब भी रेहान के गोद में उससे यूं चिपक कर बैठा था। सीट बस रुद्रांश को देख रहा था, उसका यूं अंजना बिहेव उससे अच्छा नहीं लग रहा था। पूजा धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव पे आने लगा था, लेकिन अन्या अब तक नहीं आई थी। ये देख आकाश जी का ध्यान मंदिर के रास्ते ही तक रहे थे। उनका मन अफसोस में आ रहा था कि अन्या क्या सच में इतनी नाराज है उस लोगों से कि वो पूजा में भी शामिल होने नहीं आएगी। आकाश जी के साथ साथ दिग्विजय जी भी अब परेशान से होने लगे थे। पंडित समाधि की ओर पूजा लिए कहते हैं, जजमान आखिरी आहुति का समय हो चला है, अब सारे लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए हवन कुंड में आखिरी आहुति देंगे, इसके बाद विधिवत पूजा संपन्न होगी। इतना बोल पंडित जी मंत्रों का उच्चार शुरू करते हैं कि तभी सबके कानों में एक नफरत भरी आवाज गूंजती है, इतनी जल्दी क्या है दिग्विजय राय चौहान, अभी तो बहुत सारे हिसाब पूरे करने हैं।